ख़वातीन हज़रात, हम पॉडकास्ट के बीच में थे तो फैज़ान भाई के पास कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं, तो एक सिचुएशन हो गई है, उसकी वजह से हमें ये पॉडकास्ट रैप करना पड़ रहा है। तो फैज़ान भाई, क्या सिचुएशन हुई है? कोई सिचुएशन हुई है, ज़रा उसके बारे में बताएं। आपके सामने ही है कि अभी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे तो आपका थोड़ा ब्रेक लिया तो मैंने फ़ोन उठाया, तो वहाँ पर हमारे जो लोगों ने बताया वो ये है कि एक कॉर्नर मीटिंग में मैंने तो जाना था PS 124 NA 247 में, ये 11J का इलाका है न्यू कराची का। तो क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट में था तो वहाँ पर हमारे NA के कैंडिडेट माज शेख साहब गए हुए थे, तो लोगों को एड्रेस करने और वोटिंग जैसे इलेक्शन में होता है कन्वेंस करने। तो वहाँ पर सामने वाली पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है उसने भी कोई नारे सारे लगाए होंगे, तो उन पर कोई सुनाई की कोई फायरिंग वगैरह हुई है और मुझे मेरी इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर एक 12-14 साल का बच्चा शहीद हो गया है। बच्चे तो बच्चे किसी की माँ का होगा और सबकी माँ है, मेरी भी, सबकी, सारे कैंडिडेट्स की, सारे कराची की, MK वालों की भी, पीपल्स पार्टी वालों की भी माँ तो माँ होती है, जमात इस्लामी वालों की, कराची में जितने लोग रह रहे हैं सबकी माएँ हैं। और ये इत्तला मिली कि 2-3 लोग और ज़ख्मी भी हैं। अल्लाह पाक इस सिचुएशन को, इस मामलात को, इस इलेक्शन में जो चीज़ें चल रही हैं, और ये हमला इनडायरेक्टली आपके ऊपर किया जा रहा था, मतलब जो इत्तलात आपको 3-4 दिन से ख़वातीन हज़रात, सिचुएशन ऐसी थी कि उस कॉर्नर मीटिंग में फैज़ान भाई को होना था, बट वो इस पॉडकास्ट में बिजी थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस पॉडकास्ट से होते हुए वहाँ पे जाऊँगा, और इस पॉडकास्ट के दौरान ही उस मीटिंग में ये हादसा हुआ है। खैर, मेरा मैसेज है सबके लिए, तमाम सियासी कारकुनों के लिए, कि ये इलेक्शन होंगे, चले जाएंगे, आएंगे, और इसमें अपने घरों में कोई किसी के घरों में मेरे ख्याल से राशन प्रोवाइड नहीं करता, कोई किसी के घर में खाना प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपके अपने लोग हैं, आपको नुकसान होगा। तमाम कारकुनान को मेरी दरख्वास्त है, तमाम तरफ के, पूरी कराची में जितनी जमातें लड़ रही हैं उनके कारकुनों को दरख्वास्त है कि अमन व अमान से इलेक्शन लड़ें। हमारे झंडे उतार दें, नो प्रॉब्लम, हमारी जगह पे अपने झंडे लगा दें। पूरी कराची से मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको अपने झंडा लगाना है, पीपल्स पार्टी के झंडा उतार के अपने झंडे लगा ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी का खून नहीं जाना चाहिए, कोई किसी का खून जाएगा नहीं होना चाहिए। हमारी चौकिंग मिटा दें, हमारे पैम्फलेट्स फाड़ दें, नो प्रॉब्लम, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमें पूरा कराची जानता है कि हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम लड़ सकते हैं, और ना हम लड़ना चाहते हैं, और ना किसी की माँ का, रोती हुई माँ को परेशान कर सकते हैं। थैंक यू। खैर, पॉडकास्ट को देखें, और आप लोग अभी यहाँ से पॉडकास्ट शुरू हो जाएगा तो पॉडकास्ट को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है आप सबके लिए। कि ये जो पॉडकास्ट का बिल्कुल एंड है, जो एहसन ने बात करी और जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये हम पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में डालेंगे। भाई, ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना, जितने भी तुमने हमारे पॉडकास्ट देखे ये सुन लो, तुम लोगों को रियलिटी चेक मिल जाएगा, बिल्कुल ब्रूटल आंसर्स मिले, बिल्कुल ब्लंट मिले कि हमारे पाकिस्तान में सियासी जमात का पॉडकास्ट नहीं है, मैं बोलूँगा कराची ये वालों आपके के लिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, ये वो चीज़ है जिससे हमें पता भी नहीं है। तो ये पॉडकास्ट देखो, समझ आएगा कि हो क्या रही है। और 8 फरवरी को इलेक्शन है, घर से निकलो, जाके वोट दें। भाई, फ़लस्तीनी रात को ख्वाब में आएंगे हाफिज़ नईम के, और ऐसे सीने में बैठे होंगे कि भाई पैसे हमारे नाम पे पैसे जमा किए तूने, हाफिज़ नईम तुम्हारे ख्वाब में आएंगे ये फ़लस्तीनी, ये याद रखना। हमारी कौम ने ना बेसिकली ढोल अच्छा बजाती है। हमारा कामयाबी का मेयार क्या है? हमारा कामयाबी का मेयार ये है कि वाघा बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग उनके फौजी से ज़्यादा उठती है। हमारे यहाँ इलेक्शन तक जितनी फाइट करनी है एक दूसरे ने कर लें, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन जीतने वाला, इलेक्शन हारने वाला, और ओपोजिशन में बैठने वाला और गवर्नमेंट बनाने वाला, उन सबको ये चाहिए कि कम से कम 5 साल जब अगला इलेक्शन नहीं हो रहा तो एक दूसरे को सपोर्ट करके पाकिस्तान को आगे ले जाए। जो आदमी अपना घर डेवलप नहीं कर सकता वो आपका शहर डेवलप नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने घर में चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। ये हम लोग हैं भाई, यही लोग, ये 2 घंटे की फ्लाइट लेते हैं, ऐसे तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। तो भाई, इस कौम को सीधा करना पड़ेगा, ये ऐसे सीधी नहीं होगी। और देखो भाई, हमारी कौम है, जज्बाती कौम है। फ़लस्तीन के नाम पे क्या कुछ हुआ है आपके सामने। उन्होंने मेयर बनना था, पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि आप डिप्टी मेयर ले लें, डिप्टी मेयरशिप ले लें। क्या बोल रहे थे? हल सिर्फ जमात इस्लामी। किस बात का हल भाई? ओ भाई, आप अभी अपने फ़लस्तीन के नाम पे पैसा जमा किया, क्या कौन जाएगा फ़लस्तीन? कहाँ से जाएंगे फ़लस्तीन? कैसे गया फ़लस्तीन? वो पैसा, जो पैसा अरबों खरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम ने जमा किया, उसकी मासूमियत पे जमा किया गया। फ़लस्तीन का खून बेच के जमा किया। झंडों में लगा हुआ भाई, पोल पे लगा हुआ है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी थे ना यार,
पुलिस वाले बंद कराते थे गाली देके। इस कौम को अगर शऊर आ जाए ना तो इससे अच्छी कौम नहीं है। इस कौम को शऊर आ जाए, आज हम फैसला करें कि हमने इस मुल्क को बदलना है। 20 साल लगेंगे, मैं बोलता हूँ पूरे एशिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एनसाइक्लोमीडिया हब। दिस इज़ योर होस्ट अम्माद इफ्तिखार। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट एहसन अजीज़। ये वाला पॉडकास्ट भी सियासी पॉडकास्ट है। हम लोगों ने पास में एक पीटीआई का पॉडकास्ट किया है, एक एमक्यूएम का किया है और अब बारी है पीपीपी की। हमारा जो मोटिव है दैट इज़ कि कराची में जितनी भी मेजर पार्टीज़ हैं हम उनको बुलाएं और उनसे उनका स्टांस जानें, और ताकि आप लोगों के डिसीजन के लिए जमात इस्लामी उनके साथ शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम। मगर मैं इतना बता दूं, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं दैट इज़ फैज़ान रावत साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से PS 124 में खड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जाऊँगा क्योंकि फैज़ान भाई का जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसा है कि मुझे लिखना पड़ा था। तो ही इज़ दी ओनर ऑफ पिज़्ज़ा पॉइंट, और उसके अलावा काफ़ी सोशल वर्क में भी आपको फैज़ान रावत दिखेंगे। ही इज़ रियली क्लोज टू ज़फ़र अब्बास, काफ़ी GDC में भी इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। इज़ अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन। उसके अलावा वाइस चेयरमैन ऑफ चेंबर कॉमर्स, बिल्डिंग अथॉरिटी आबाद, उसमें भी इनका रोल है। सेंट्रल आइकन द बिल्डिंग अथॉरिटी, उनमें भी इनका रोल है। उसके अलावा ही हैज़ बीन अ नेटवर्क इंजीनियर एट IT डिपार्टमेंट, एट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल से ये जो सब मैंने बोला है ये भी कम है। 4-5 चीज़ें मुझे पता है कि और होंगी, बट इतनी डिस्कशन में सिर्फ यही बार आ सका। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और फैज़ान भाई बड़े थैंक यू सो मच कि शॉर्ट नोटिस में आए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि पॉडकास्ट जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि टाइम आज है 3 फरवरी और आई थिंक पॉडकास्ट हम कल बस हमारे पास 4 दिन है। हमें 4 दिन में बस लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो बताएं कि आपकी आजकल डेली रूटीन क्या है, बिकॉज जिस तरह सब कुछ चल रहा है, सियासी मामला बड़े गर्म है। देखिए, जो अभी आपको आज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने का। और देखिए, आप आजकल देख ही रहे होंगे कि सियासी गहमा गहमी है, थोड़ा इलेक्शन का माहौल है, हीट है, सब जगह हर चीज़ है। और इसी तरह हमारे हल्के में भी काम हो रहा है, सारी चीज़ें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर 9 PS 4 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली रूटीन यही है कि सुबह से निकलते हैं कैंपेन में और रात का पता नहीं होता, खाना भी रोड पे ही खा रहे हैं। अच्छा, 2-3 दिन से हम प्लान करे थे लेट नाइट, तो फिर वो लेट नाइट फिर आप वहीं मसरूफ हो जाते। मैं कल सुबह 6-7 बजे घर गया हूँ, फिर सुबह 11 बजे निकल गया ऑफिस दोबारा। फिर आपने दोपहर में कॉल करी और गाड़ी में कपड़े बदल रहे हैं। सर इतने मसरूफ टाइम पे हम बहुत अपोलोजाइज करते हैं आपसे। हम आप बैठे हुए थे, हमारा ऑलरेडी पॉडकास्ट चल रहा था, रियली अपोलोजाइज। नहीं, ये हमारे तो बेसिकली बेनिफिट में ये हमारी आवाज़ लोगों तक जाएगी, सुनेंगे वो भी तो देखें कि भाई किस कैंडिडेट के साथ बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उसकी मेंटल अप्रोच क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है, वो आगे आएगा तो क्या कर सकता है, कराची को मुकदमा किस तरह पेश करेगा। बिल्कुल। तो ये लोगों को एक डिबेट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये डिबेट बहुत अच्छी चीज़ होती है। और लोग अब न्यूज़ चैनल से हटके डिजिटल पे आ गए। आप देखें, बाहर भी यही होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं। एक ही जगह पे 2 से 3 कैंडिडेट डिबेट करते हैं और लोग उनमें से चूज करते हैं कि कौन कितने चीज़ों को जानता है। अभी एक आदमी को कुछ पता ही नहीं है, वो आए और बोले मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते इधर तो 18-19 महीने में गवर्नमेंट चली जाती है, ये भी चली जाएगी। तो ये ऐसे ही होगा तभी। सर दैट्स अ वेरी ब्रूटल वन। अच्छा सर, in 1956 फिरोज खान was the 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कितने साल हुए पाकिस्तान को? In 1956 फिरोज खान was the 7th प्राइम मिनिस्टर। 9 साल हुए थे पाकिस्तान को मरे हुए। तो अगला पड़ोसी हमारा दोस्त क्या बोलता है कि भाई ये इतनी तुम्हें धोती नहीं बदलता। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हमारी कौम का अलमिया है भाई, हमारी कौम में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। हमारी कौम ने ना बेसिकली ढोल अच्छा बजाती है। वो अयूब खान आए, ढोल बजाया, अयूब खान साहब चले गए, ढोल बजाया, भुट्टो साहब आए, ढोल बजाया, भुट्टो साहब को फांसी हो गई, ढोल बजाया गया। उसके बाद जिया साहब आए, ढोल बजा, वो गए, ढोल बजा। इस कौम को ढोल बजाना अच्छा आता है। इस कौम को अगर शऊर आ जाए ना तो इससे अच्छी कौम नहीं है। इस कौम को शऊर आ जाए, आज हम फैसला करें कि हमने इस मुल्क को बदलना है। 20 साल लगेंगे, मैं बोलता हूँ पूरे एशिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा। क्या नहीं है तुम्हारे पास?
पानी तुम्हारे पास है, पहाड़ तुम्हारे पास है, बर्फ तुम्हारे पास है, बर्फीली रेगिस्तान तुम्हारे पास है। लेकिन फैजान भाई कहते तो सब है ना, कहते तो सब है कि हम लोग 20 साल में खड़ा कर देंगे, 10 साल में खड़ा कर देंगे, लेकिन खड़ा होता नहीं है। देखिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप कौन लोग बनाएंगे? आपके और मेरे जैसे लोग रोड मैप बनाएंगे। किसी 70-80 साल के बुढ़े को जब वो इलेक्ट होकर असेंबली में पहुंचेगा, वो तो चल भी सही से इस तरीके से नहीं सकता, तुम्हारा मुल्क क्या चलाएगा? एक 70-80 साल का बंदा इलेक्ट होके आपकी असेंबली में चला जाता है, तो आपके मुल्क को क्या चलाएगा? सही बात है, कैसे चलाएगा? ये तो आप और हम जैसे लोग चलाएंगे जिनका रोड मैप ठीक होगा। अच्छा फर्ज कर लेते, मैंने और आपने तीनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया, आप किसी भी पार्टी से हैं, ठीक है, हम तीनों चारों जमातों ने, हमारे एज ग्रुप ने वो प्लान बनाया, तो कम से कम हमारे लोगों के पास 15-20 साल तो होंगे उस प्लान पे चलने के लिए। यहाँ जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है तरक्की देंगे। कोई भी आदमी ये नहीं कहता पाकिस्तान को मैं तरक्की नहीं दूंगा, लेकिन उनकी सिम बड़ी डिफरेंट होती है। कभी कोई किसी सिम निकल जाता है, कभी कोई किसी सिम निकल जाता है। बेसिकली तो हम एग्रीकल्चर कंट्री है ना, एग्रीकल्चर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर कंट्री है, दुनिया ड्रिप इरिगेशन पे आगे चली गई। और आप देखिए सबसे नंबर 1 इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, सेकेंड नंबर पे जो टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है, थर्ड नंबर पे चाइना एंड फोर्थ नंबर इंडिया। और हम कहाँ खड़े हुए? हमारा पता ही नहीं। देखिए हमारा मुकाबला इंडिया से हम जब करते हैं ना, IT एक्सपोर्ट्स उनके $250 अरब। और देखिए हमारा जो बेसिकली मुकाबला जैसे इंडिया से किया जाता है, तो इंडिया की देखिए आप, इंडिया इस वक्त चौथे नंबर पे है एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी। अब आप ये देखिए ना कि IT एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है, $250 से $300 अरब की वो अजम्पशन कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। और हम कहाँ खड़े हुए? हमारा इंडिया से जो हमारा कामयाबी का मेयार क्या है? हमारा कामयाबी का मेयार ये है कि वाघा बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग उनके फौजी से ज़्यादा उठती है। तो ये हम लोग मेयार ही चेंज नहीं कर रहे जी, क्या हुआ? और हम इसमें खुश हैं, हमारी आवाम इसमें खुश है। हमें देखिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमें तो हमारे बॉर्डर पे किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो डिस्टर्बेंस हमें उसके मुताहमिल नहीं हो सकते। जैसे इंडिया से हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें अफगानिस्तान से डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें ईरान से डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं आपको आज ये बात नोट कर लें, शायद हमें इंडिया से इतना ज़्यादा खतरा ना हो जितना अफगानिस्तान से खतरा है। जो बात है, यस, आप ये मानते हैं, जो लोग पॉलिसी साझा मानते हैं, हमें ईरान के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि सर हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इस खत्ते में जब हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे ना, अमन लेकर आएंगे ना, तो $10-12 अरब की तो वैसे ही हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, चीजें हो जाएंगी। हमें लोग इंडिया के साथ एक्सपोर्ट खुल जाए तो वही हमारी पॉलिसी हर वक्त चेंज रही है ना, हमें लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमें जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। अब आप मुझे बताएं, कभी हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, कभी हम यूएसए की तरफ चले जाते हैं, कभी हम कहीं और चले जाते हैं। भाई हमें सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और सबसे हमें बात करनी चाहिए, और हमें हमारी कौम को काम। मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। ये मोटिव इमरान खान ने लिया था कि हमें सबके साथ अपने ताल्लुकात रखने चाहिए, हम एक न्यूट्रल कंट्री है, हम किसी के पैरों पे नहीं चलेंगे। और फिर क्या हुआ? ही वेंट टू रशिया, ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। देखिए इमरान खान साहब जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो मेरा कोई आप तो खैर पीटीआई के साथ थे। नहीं, मैं पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन पीटीआई से को मैं सपोर्ट करता था। सपोर्ट से मुराद आप ये समझ लें कि मैं उसको अच्छा समझता था, चीज़ें थी। मैं तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं हज पे था, और चौथे दिन मैंने हज पे समंदर के नीचे जाके एक बैनर लगाया। उस बैनर को पढ़िएगा क्या लिखा है, फाइनली पाकिस्तान को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिल गया। तो मैंने ये क्यों कहा? असल में होता है था, हमारे मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बनी तो बोलते थे जी सिंध से प्राइम मिनिस्टर आ गया, पंजाब से कोई प्राइम मिनिस्टर आया तो पंजाब से। तो ये मैंने उसको एक अच्छा जस्टर दिया कि कौम आपके साथ है, आप निकले आगे बढ़े। उन्होंने भी गलतियां की। बिलावल साहब ने उनको अपने स्पीच में बोला कि हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपके साथ इकोनॉमिकली जो माशी सिस्टम है इसमें आपको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने वहाँ पर नारा लगाया कि जी वो मैं करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बिलावल साहब कौन से करप्ट है? बिलावल साहब ने तो अभी अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, अभी सिस्टम में आए हैं, वो भी चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जा सके, हर चीज़ को ठीक है। उनकी हर स्पीच में आप सुनेंगे वो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, डेवलप पाकिस्तान की बात करते हैं, नई सोच की बात करते हैं। अभी उन्होंने नया नज़रिया दिया। फिर उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी कि मैं यंगस्टर को आगे लेकर आना चाहता हूँ। वही बात जो मैंने भी आपसे की कि जब यंग ब्लड आगे आएगा तो वो उसी हिसाब से सोचेगा। और जब एक एज होती है, जब उस यहाँ मिक्स कर लें उसको, अगर चलें आधे यंग हो जाए, आधे सीनियर लोग हो जाए, तो इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है। हमारे यहाँ इलेक्शन तक जितनी फाइट करनी है एक दूसरे ने कर लें, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन जीतने वाला, इलेक्शन हारने वाला और ओपोजिशन में बैठने वाला और गवर्नमेंट बनाने वाला, उन सबको ये चाहिए कि कम से कम 5 साल जब अगला इलेक्शन नहीं हो रहा तो एक दूसरे को सपोर्ट करके पाकिस्तान को आगे ले जाए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर देखें
मैं एक और मसला है ना, देखिए पूरी दुनिया ने जो तरक्की की उसमें 3 काम कभी भी नहीं हुए। 3 काम वो नहीं करते। कौन सा काम नहीं करते? वो एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिक्स के अंदर उनके यहाँ ये बिजनेस नहीं है उनके यहाँ। हमारे यहाँ तीनों चीजें एजुकेशन, माजरत के साथ तीनों बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिक्स, उसमें बिजनेस कारोबार नहीं होता। कारोबार मतलब उन्होंने फ्री तालीम दी हुई है, फ्री हेल्थ दी हुई है। और जो पॉलिटिक्स में होता है बंदा, आप उसको स्टडी करें, कनाडा से भी, यूएसए से भी, यूके के भी, जितने भी लोगों ने तरक्की की है उनको देखें, वो नॉर्मल बंदे वो जो है उसकी अप्रोच क्या होती है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है। अब हमारा मसला भी यही था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में कमाया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है। हम इस शहर को देखते हुए, मैंने एक अपील की थी 1-1.5 साल पहले कि तमाम बिजनेसमैन को मैंने कहा था कि तुमको जो जमात अच्छी लगती है ना, खुदा के वास्ते ज्वाइन करो, क्योंकि तुम लोग पॉलिटिक्स से सब लोग भागते हैं। तो मैंने कहा भागते हो, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हो, ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे को गालियाँ देते हो, तो ये ना करो। जिसको जो जमात अच्छी लगती है वो उसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हम कैसे अपने शहर, अब कैसे अपने टाउन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने शहर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने सूबे को डेवलप कर सकते हैं, और कैसे अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। ये इसी तरह चलेगा। जो आदमी अपना घर डेवलप नहीं कर सकता, वो आपका शहर डेवलप नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने घर में चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान का एक वाहिद मसला ये है, आप शुरू से देख लें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब है ही नहीं। नाई को कसाई बनाया हुआ है, कसाई को नाई बनाया हुआ है, बड़े कहीं लगा है, मिस्त्री बोले कर तो रहा है, करने दो। आपसे मेरा ताल्लुक है, मैंने आपको यहाँ बिठा दिया, आपसे मेरा ताल्लुक है, मैंने आपको अच्छी जगह बिठा दिया। आप दोनों के बाद एक ऐसा बंदा है जो कैपेसिटी रखता है, जो कैपेबल है, डिजर्विंग है, और मैं देख रहा हूँ कि वो आगे लेके जाएगा, वो सीट का डिजर्व करता है। मैं उसको बोलता है यार तुम ऐसा करो, तुम वहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पैसे तो लेने। वो पैसे लेने नहीं आया भाई, वो काम करने हैं। सर ऐसे कामों में हम आवाम का थोड़ी कोई गलती है। हम तो निकलते हैं, हम तो वोट देते हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, होता फिर इवेंचुअली यही है। ऐसा चलता हुआ तो यही होता है। ऐसा करते हैं। तुम यहाँ पर बैठे हो ना कराची में और घूमते फिरते हो ना। जी बिल्कुल। मैं और तुम दोनों चलते दुबई चलते हैं। मैं पहला वर्ड तुम्हें दुबई एयरपोर्ट पर उतर के ये बोलूंगा, पाकिस्तान नहीं है। क्यों बोलूंगा? कि वहां पर अगर हमने कोई काम गलत किया तो इमीडिएटली हमें पकड़ लेंगे। और पाकिस्तान उतरते मैं क्या करूंगा? रूल्स तोड़ना शुरू कर दूंगा, सिग्नल तोड़ दूंगा, पासपोर्ट की लाइन तोड़ दूंगा, प्रोटोकॉल ले लूंगा। ये हम लोग हैं भाई, यही लोग। ये 2 घंटे की फ्लाइट लेते हैं, ऐसे तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। तो भाई इस कौम को सीधा करना पड़ेगा, ये ऐसे सीधी नहीं होगी। और इसके लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, MP MNA, गली मोहल्ले में जाके पूछो ना कि यार वो तुम्हारा गटर का ढक्कन का है, बोले MNA नहीं लगाया, MP ने नहीं लगाया। अब उसका काम ही नहीं है। काम तो लोकल गवर्नमेंट का है, वो तो कानून साजी करने गया है। अच्छा कानून साजी, आप MNA MPs से मिल लो, मैं वही तो कह रहा हूँ, डिबेट कराओ। अगर ये काबिल हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के तो बैठ जाएं, ठीक है। और अगर वो काबिल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कानून है क्या, कभी उन्होंने कानून की किताब नहीं पढ़ी, तो क्या कानून लाएंगे यार? सर तो ये तो सिलसिला हमारे पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा। देखो भाई, हमारी कौम है, जज्बाती कौम है। फ़लस्तीन के नाम पे क्या कुछ हुआ है आपके सामने, ठीक है सर। उस बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम, ये बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर आदमी अपनी कैंपेन कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाफिज़ साहब को अच्छा खासा चांस मिला कि वो डिप्टी मेयर बन के और मुर्तज़ा वहाब के साथ इस शहर की खिदमत करें। नहीं, उन्होंने मेयर बनना था। उन्होंने मेयर बनना था। पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि आप डिप्टी मेयर ले लें, डिप्टी मेयरशिप ले लें। और ज़्यादातर टाउन्स, काफ़ी ज़्यादा टाउन्स उनके पास भी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लेना, 6 महीने में क्या ठीक कर लिया। एक ठेला तो हटा नहीं सके, से उससे पैसे ले रहे हैं, बल्कि ठेले बढ़ गए और इंक्रोचमेंट्स बढ़ गई, रक्शे खड़े हुए, सब कुछ खड़ा हुआ, उनसे पैसे ले रहे हैं, कोई काम नहीं किया। उनकी UC इस टाउन में जाके पूछे क्या काम कर सके 6 महीने, क्या बोल रहे थे? हल सिर्फ जमात इस्लामी। किस बात का हल भाई? ओ भाई, आप अभी अपने फ़लस्तीन के नाम पे पैसा जमा किया। सर इसके बारे में काफी चल रहा है, फ़लस्तीन देखें, फ़लस्तीन के नाम पे पैसा जमा किया तो सही काम है ना सर? ये तो बिल्कुल सही काम है। तो उनको भेजना चाहिए था ना। कहाँ से भेजा है? वो बैंक बताओ, वो ट्रांजैक्शन बताओ, फ़लस्तीन कैसे भेजा है? फ़लस्तीन तो पैसा जा ही नहीं सकता ना। कैसे नुमाइंदे लेके जा सकते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री को बोल सकते हैं। आप फ़लस्तीन जा सकते हैं? सर मैं नहीं जा सकता। इनके कौन जाएगा फ़लस्तीन? कहाँ से जाएंगे फ़लस्तीन? कैसे गया फ़लस्तीन? वो पैसा, जो पैसा अरबों खरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम ने जमा किया, उसकी मासूमियत पे जमा किया गया। फ़लस्तीन का खून बेच के जमा किया। झंडों में लगा हुआ भाई, पोल पे लगा हुआ है, पोल पे ऑफिसर पैसे लटके हुए ना,
तो वो फलस्तीन का पैसा भाई। और हाँ, इन्होंने हक अदा किया फलस्तीन का। सर ये तो कहते हैं कि हमने दिया, हमने पैसे भिजवाए। इन्होंने फलस्तीन का हक अदा किया। वो जो झंडियां बहुत सारी लगाई है ना, उसमें बीच में छोटा सा एक धब्बा है ना खून का, फलस्तीनियों का, मेरे वो फलस्तीनियों का झंडा है, वो लगाया, बोले देखो तुम्हारे पैसे झंडा लगा दिया, अरबों रुपया जमा किया। मेरे भाई बात सुनो, किसी प्रिंटर के पास जाओ, उसको 20-30 हज़ार रुपये की अपने मैं एक हल्के से खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी तस्वीरें छाप दे, हो गया चल भाई आगे निकल, इधर तो जमात का काम चल रहा है। ओ भाई हर खंबे पे हाफिज साहब टंगे हुए हैं, हर खंबे पे, हर पोस्टर पे। ओ भाई बात सुनो, मैं गवाह हूं, कराची में सबसे ज्यादा मैंने पोस्टर पे जमात इस्लामी देखे। आप एयरपोर्ट से निकलो, वो जो आपको रास्ते में लगा होता है ना कि ये रास्ता एयरपोर्ट को जा रहा है, गुलशन को जा रहा है, वहां भी हाफिज साहब लटके हुए हैं। अबे रास्ता ही नहीं देख सकता बंदा कहाँ जा रहा है। भाई कौन सा काम कर रहे हो हाफिज साहब, कौन सा काम कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ नए नोट छप रहे हैं ना, कहीं इसकी तस्वीर ना आ जाए उसमें। भाई हर जगह अपनी तस्वीर का शौक, ये क्या मौदूदी की सियासत है? जमात इस्लामी की ये सियासत थी? जमात इस्लामी ये जमात यार नेमतुल्लाह खान से बड़ा लीडर है, ये हाफिज हुसैन अहमद से बड़ा लीडर है, ये मौदूदी से बड़ा लीडर है। मतलब शख्सियत पसंदी। जमात के अंदर अरबों खरबों रुपए जो आप ज़कात फितरे का फंड देखते हैं ना, मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं दे दें, तो वहाँ वो ऐसे दे कर रहे होते हैं, वहाँ हाफिज साहब ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं फंड, उसके पैसों से तस्वीर छपवाते हैं, लगा देते हैं। चले मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पहले नीले रंग में लगे हुए थे, इन्होंने फिर पीले में लगा दिया। भाई नीले में लगाओ या पीले में लगाओ, ये कौम समझदार हो गई है, अब तुमको वोट नहीं देगी। बट कराची में सर उनके पास वोटिंग बैंक और है, लोग कहते हैं कि हम जमात इस्लामी को देंगे। अभी देख लेंगे ना, वोट बैंक है वो, देख लिया ना इनको, देख लिया ना। अभी मेयर के इलेक्शन में इनको वोट दिया, तुम्हारा क्या काम करें मुझे बताएं। बड़ी रैलियां निकाली हैं सारे फैसलों पे, भले निकालते रहे। सबसे बड़े जलसे काजी हुसैन अहमद करते थे, कितनी सीटें मिलती थी? एक भी नहीं मिलती थी। कितना बड़े जलसे होते थे उनके, एक सीट निकाली कभी आज तक? उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब, बाकी चीज़ें आप देख लो मेरे भाई। अभी ये सारे जगह टंगे हुए हैं। अभी इनके वो तिरछी टोपी वाले क्या लीडर है, क्या नाम है उनका? सिराजुल हक। वो टोपी वोपी ऐसे लगाते हैं, वो आए, उनको जलसे में आना था, इन्होंने वो सारे बैनर उतारे, बढ़ गए, चेंज हो गए, वो टोपी वाले के लगा दिए। वो जब टोपी वाले जलसा करके चले गए, टोपी वाले उधर गए, नए लग गए। अब भाई पैसों से लगते हैं ये, तो पैसे किसके आए हैं? फलस्तीनियों का खून बेच के आए हैं। फलस्तीनियों के नाम पे पैसे जमा किए ना, हमने खुद भी पैसे दिए। चलो यार अच्छा आदमी भेजेगा। भाई मुझे तो अभी पता चला कि वो तो बाहर भेज ही नहीं सकते हम, और किसी जरिए से भेजे, किसी जरिए से भेजे तो साबित कर दे। और भाई 2-2.5 अरब रुपए लगा दिए बल्दियात के इलेक्शन में। अभी मुझे लग रहा है 5-7 अरब रुपए लगा दिए। अभी भाई इलेक्शन कमीशन अंधी है हमारे यहाँ, 2 कानून है, वो तराजू लगाया हुआ ना, वो तराजू, इनका अपना तराजू भी टेढ़ा है। लिखो बताता हूँ मैं कैसे। 40 लाख रुपए एक MPA को खर्चा करने की इजाजत है, और 1 करोड़ रुपए खर्चा करने की इजाजत है MNA को। तो कितना खर्चा होना चाहिए था? सारे पोस्टर बैनर मिला के थोड़ा सा, ठीक है, 8-10 करोड़ नहीं तो 22 सीटें, और वो 44-45 सीटें, तो चलो 40-50 करोड़ हो जाता। एक करोड़ की 4 ये सब मिला के बता रहा हूँ कि चलो इन्होंने कलेक्टिव लगाया तो 5-7 अरब रुपए तो ये लगा चुका है आपके। अभी आगे कितने लगाएगा पता नहीं, और सीट भी नहीं आएगी। और जमात के अंदर ये सब चीज़ें, शख्सियत पसंदी, ये कब से आ गई? ये तो बोलते हैं हम आपके काम करेंगे, तो पूछ लो इन्होंने कौन सी UC में कितने काम किए, आप सर्वे करा लो। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जीते हैं, 45 के अंदर 39 UC इनकी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल देख लो, जब हमारे मेयर डायरेक्टली देख रहे थे, या DC साहब देख रहे थे डायरेक्टली, या डॉक्टर आसिम साहब ने वहाँ एक पिछले साल 22 अरब रुपये का फंड लगाया। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी काम हो रहे हैं, डैम बना रहे हैं, 6 मिलियन गैलन का डैम बन रहा है पानी के रिजर्व्स के लिए। उसके अलावा अंडरपासेस बन रहे हैं। अभी मीना बाजार पे अंडरपास है, UP मोड़ और 4 के चौरंगी पे फ्लाईओवर है। इसी तरह इंटरचेंजेस जितने भी हैं लेयर एक्सप्रेस के, वो ऑन कर रहे हैं। आप जाके चेक तो करें, नमक बैंक वाला रोड है, दूसरे रोड है काफ़ी अच्छा। रोड हम बनाएं, पीपल्स पार्टी रोड बना रही है फंड लगा के, वहाँ भी ऑफिसर टंगे हुए। अच्छा ये झंडे लगा देते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि रोड कोई भी बना रहा हो, झंडे क्यों लगते हैं? हमने तो नहीं लगाए, पीपल्स पार्टी आप यही तो गलती की ना हमने। हम ये गलती नहीं करते तो हमें UC मिल जाती। बात समझा मेरी, मैं आपको समझाता हूँ। हमने रोड बनाया, सब कुछ बनाया, झंडा नहीं लगाया। हमारे कारकुन ने आके बोला कि सर वो आपने जो काम किया उसको आप पब्लिसाइज नहीं कर सके, हाफिज साहब की मार्केटिंग अच्छी है। हाफिज साहब मार्केटिंग के तो एक्सपर्ट हो गए ना भाई। अभी वो कौन खातून है उनके साथ बैठ गए SS के, और वो गंजे के साथ बैठ गए हैं, तो 1.5-2 करोड़ तो गंजे, फलस्तीनियों का खून तुम लोगों से पैसे लिए और गंजे को दे दिए और उसको दे दिए खातून को। लेकिन उनका भी सर हमें भी ऑफ रिकॉर्ड पता चला है कि इतने पॉडकास्ट से पैसे गए। आप एक काम करें ना, फेसबुक पे हर कैंडिडेट की अलग अलग पेड कैंपेन चल रही है, गूगल एड्स चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यूट्यूब एड चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। फलस्तीनियों के खून से, फलस्तीनियों का खून बेच के वो एड चल रहे हैं। शर्म करो यार, हाफिज नईम को शर्म नहीं आती यार। सर मुझे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वैसे जमात इस्लामी की भी दिखे और मुझे पीपल्स पार्टी की भी दिखे। पीपल्स पार्टी
कैंपेन चल रही है। पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के नाम पे फंड नहीं मांगा, पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के नाम पे फंड नहीं मांगा, फलस्तीनियों का खून नहीं बेचा, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर पैसे नहीं मांगे कि हमें पैसे दे दो। और पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है अपने हल्के में खुद खर्चा करता है, कोई उसका जो है वो कलेक्टिव फंड नहीं है। ये तो जमात इस्लामी अपने कलेक्टिव फंड से पूरे कराची के अंदर लगा रही। कोई खंबा दिखाओ जिस पे तराजू नहीं लटका हुआ, वो तराजू में अपना ही वजन नहीं है, वो तराजू अपने लिए तो तोल लो कि तुमने सही किया। अबे भाई फलस्तीनी रात को ख्वाब में आएंगे हाफिज नईम के और ऐसे सीने में बैठे होंगे कि भाई पैसे हमारे नाम पे पैसे जमा किए तूने, हाफिज नईम तुम्हारे ख्वाब में आएंगे ये फलस्तीनी, ये याद रखना। ये फलस्तीन के बच्चे जो उनकी वीडियो चला के पैसे जमा करते थे ना, वही बच्चे आएंगे। हाफिज साहब फलस्तीन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फलस्तीन की इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फलस्तीन भेज देते हैं इनको। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाइना का कायदे तहरीक बन जाऊं। ऐसे तस्वीर ऐसे हंस रहे होते हैं ऊपर देख के, वो हंस रहे होते हैं ऊपर देख के उन फलस्तीनियों के ऊपर जो ऊपर चले गए, बोले हाँ भाई सही बेचा तो मैंने यही किया ना। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा ना, हमारे लोगों में ये शऊर कब आएगा कि तुमको हर आदमी बेचता है। पहले लासानी बुनियादों पे, अच्छा तो पीपल्स पार्टी में तो सर फैजान भाई पहले लिसानी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे वोट पड़ा। रोटी कपड़ा मकान में भी तो कराची ब्लीड कर रहा है, 30 साल से कराची ब्लीड कर रहा है। कभी टारगेट क्लिंग के नाम पे, लिसानी जमातों के नाम पे, कभी डकैतियों के नाम पे, कभी रहजनी के नाम पे, कभी रोटी कपड़ा मकान पे भी तो वो भी तो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कराची ने कभी पीपल्स पार्टी को उस तरीके से वोट नहीं दिए जिस तरीके से इमरान खान साहब को मिले। इमरान खान साहब को अल्ताफ़ हुसैन के बाद कराची ने 14 सीटें दी। मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो कराची में तो अपना हेडक्वार्टर बना लेता और मैं हफ्ता रहता, क्योंकि कराची से बिजनेस होता है, 70% रेवेन्यू देता है शहर। तो मैं कहता यार इसको, ये जो कराची के बिजनेसमैन है इनसे कोई आइडिया लेते हैं, चीज़ें लेते हैं। अब फर्ज करें मेरे पास आते हैं, मैं इनको बोलता है यार IT सेक्टर में आप वो काम करें जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। उस टाइम पे तो थे। देखिए मेंबर नहीं था, सपोर्टर थे। हम देखिए मेंबर तो नहीं था ना मैं। हम अब कराची के बिजनेसमैन कराची चैम्बर आते, कराची चैम्बर में सिराज कासिम तेली से बड़ा लीडर तो कोई नहीं है ना। सिराज कासिम तेली ने शिकवा किया हुआ है, आप जाइएगा सर्च कीजिएगा। सिराज कासिम तेली ने बोला कि इमरान खान हमने तुम्हें वोट दिया, तुम तो यहाँ पर आते ही नहीं हो, एक रात भी यहाँ पर आके नहीं सोए। तो मैंने शिकवा किया तो वो अली जदी साहब मुझे बोलते हैं इमरान खान को आपको रात को यहाँ सुला के क्या करना है। मैंने बोला भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम कुछ वक्त आवाम के लिए थोड़ा सा सामने आए, गुजारे यहाँ पर, ताकि हम उनको बता सकें कि 70% रेवेन्यू शहर जमा करके देता है, 7,000 अरब ये शहर रेवेन्यू जमा करके देता है। इस पर वापस लगता क्या है? रक्षों के ट्रक डेली उतरते हैं, मास ट्रांजिट नहीं इस वजह से उतरते हैं यार। बट सर सिर्फ एक चीज और है, कराची हमेशा से नेग्लेक्टेड है फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्टी। यार मसला है ना, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी सारा दिन में 600 ग्राम कचरा पैदा करता है। आपने शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल पते के हिसाब से गिना हुआ है, फर्ज कर लो 2 करोड़ गिना हुआ है, तो 2 करोड़ का फंड मिलेगा ना। अबे 4 करोड़ लोग रहते हैं इधर, वो जो पेशावर से आए हुए, सिंध से आए हुए, कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, उनको हम रोक तो नहीं सकते ना, उनका मुल्क है ना, सबका मुल्क है, कराची सबका है। तो भाई उनको गिनना भी पड़ेगा ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, तो हमें जो फंड मिलना चाहिए उसको डबल मिलना चाहिए था। अब आ जाओ पानी के ऊपर, मैं कहता हूँ यहाँ पर आप बैठे हुए सारा दिन में आप 10 लीटर पीते हैं, तो 2 करोड़ के हिसाब से 10 लीटर दे दिया, वो पता चला जी 2 करोड़ तो थे ही नहीं, वो तो 4 करोड़ है। ठीक है, फिर पानी के लिए फंड नहीं मिल रहा, चीज़ों के लिए फंड नहीं मिल रहा। वापस जो हमें काउंट प्रॉपर किया जाए, सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि हमें सही से गिना जाए। और उस गिनने के लिए हमने पीपल्स पार्टी में भी आवाज़ उठाई। ये हमने ज़रदारी साहब से ही बात की, उन्होंने कहा मैं एडमिट करता हूँ और इसको हम प्रॉपर तरीके से इसकी गिनती कराएंगे। ठीक है, और जमातें आप देख लेना किसने इनके साथ मिल के। यार मुझे एक बात बताएं, मेरे भाई हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो खड़े हुए थे और नून लीग के शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे हम इसको पंजाब बना देंगे। मेरे भाई पंजाब भी मेरा है, पंजाब की आबादी और मेरे कराची की बर्बादी का सफ़र एक साथ शुरू हुआ है 90s के अंदर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच है कि 90 के बाद कराची बर्बाद हुआ है। 90 की दहाई के बाद सारी इंडस्ट्रियाँ पंजाब ले गए, आओ तुमको जगहें दें, ये दें। कराची में एक्सपोर्ट के लिए माल उतरता है, ट्रांसपोर्टेशन जाती है पंजाब, फिर वो बेचारा तैयार होता है, वो कैसे कॉम्पीट करेगा। बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट का आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। कैसे बन गया भाई? ये तो बोले रिसेशन आया हुआ है, रिसेशन आया हुआ तो बांग्लादेश में नहीं आया हुआ, बांग्लादेश में कैसे? ओ भाई बात ये है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट नीचे होती चली जा रही है। हम FDI का मुतालबा कर रहे हैं कि FDI होनी चाहिए। क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं? नहीं करा रहे, कभी भी नहीं कराए, हो ही नहीं, अभी भी नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं। इसकी जो हो चुके हैं वो तो वापस जा रही है। इसकी एक मिसाल FDIs जो हो चुकी है वो अल्लाह ना करे वापस जाएं। हाफिज साहब की मेहनत है, इदारों की मेहनत है, तमाम पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं कि काम हो, लेकिन ये एक दूसरे से लड़ते हैं, नोचते हैं एक दूसरे को। मैं तो कह रहा हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी
बना दें सबके लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लें कि ये लाइन है, इससे आगे नहीं जाना बट है, फैजान भाई, एक लाइन ड्रॉ कर हमारी लें। जो मैं मिसाल देता हूँ आपको कि इस वक्त हमारे पास जो यूथ है 60% ऑफ यूथ जो है वो 30 साल से नीचे है। और भाई आप इनका करोगे क्या? ये जब कुछ एजुकेटेड है और कुछ नॉन एजुकेटेड है, कुछ तालीम इतनी महंगी हो गई हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कहाँ लगाया? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू अपने डिफरेंट चीज़ों में लगा सकते हैं। किसी को कारपेंटर वर्क, मशीनरी वर्क, मशीन ऑपरेटर, मशीन लिफ्ट ऑपरेटर, फलानी, ये सब चीज़ें सिखा के हम दुनिया में इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनसे ज़रे मुबादला कमा सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। और फर्ज करें यार एक आदमी नौकरी के लिए जाता है तो थोड़े अरसे बाद वो कारोबार भी कर सकता है, हो सकता है पाकिस्तान से उनकी ट्रेड शुरू हो जाए। वहाँ से यहाँ लोग गए हुए, हर मुल्क में हमारे 5-5, 2-2, 4-4, 1-1 लाख लोग बैठे हुए और वो हमसे ट्रेड शुरू कर दें। पाकिस्तान से करेगा ना, हमें नहीं करता ट्रेड, ईद बकरीद तो वापस आएगा ना, तो भाई टूरिज्म बढ़ जाएगा, कोई ना कोई काम तो होगा ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैं बाकी भी सब लोग इस चीज़ को मेरी एग्री करेंगे, तमाम लीडर्स एग्री करेंगे कि हमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहिए, तमाम ज़मीन को काश्त के काबिल बनाना चाहिए एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर के अंदर हम AI मुतारिफ करा देना चाहिए, इंडिया ने कराया, ठीक है, हमारे किसान बेचारे को पता ही नहीं है। इसी तरह हमें एग्रीकल्चर के लिए, मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसकी ज़मीन को अगर टेस्ट किया जाए, लेबॉर्ट्रीज बनाई जाए और उनको बताया जाए कि इस वक्त चावल की फसल अच्छी है, इस वक्त किसी और चीज़ की है, किसी और चीज़ की है, उस किसान को, हारी को, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, टेक्नोलॉजी हर जगह टेक्निकल लेबॉर्ट्रीज लगाई जाए और उस सॉइल का मुआयना किया जाए कि इधर क्या ज़्यादा अच्छा उग सकता है। एग्जैक्टली, तो हमें पता चल जाएगा। टेक्निकली काम करेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है हम ले लेंगे, बाकी एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आगे जो क्राइसिस है वो फूड क्राइसिस आने वाला है, पानी का तो चल रहा है, फूड क्राइसिस आने वाला है। अच्छा, और इस सबको ड्रिप इरिगेशन पे ले जाए। ड्रिप इरिगेशन में हमारे पास पानी बहुत है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेंगे ड्रिप इरिगेशन को। सेकंड पे आप आ जाएं, दूसरी चीज़ हमें IT इरिगेशन थोड़ा सा बताएंगे मुझे। ड्रिप इरिगेशन इज दिस कि हमें एक पाइप लगा होता है, उसमें पानी, जैसे पानी ज़्यादा देते हैं ना लोग, तो वो उसकी जितनी ज़रूरत है ना उतना ड्रिप ड्रॉप, जिस तरह वेस्टेज भी आपका पानी का पानी होगा ना फिर तो। मतलब आपके ड्रिप इरिगेशन पे चले गए, AI पे चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी और आपने एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ पर लगा दिए हर ज़िले में अलग अलग कि यार इनको सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को खड़ा करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मुल्क अगर आज फैसला कर ले तो 5 से 10 साल में खड़ा हो जाएगा और 20 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। इस मुल्क के अंदर सिर्फ अरबों रुपए का रेवेन्यू उस सिलसिले में आएगा जब यहाँ पर लोग उतरेंगे, ट्रैवल करेंगे और यहाँ के गाँव देहात भी देखेंगे, इनके सहरा भी देखेंगे, पानी भी देखेंगे। 650 किलोमीटर की बेल्ट है सिर्फ आपके पास इसकी समंदर की, ठीक है, इस तरह पहाड़ है आपके पास, इसी तरह आपके पास बर्फानी इलाके हैं। तो देखिए पाकिस्तान का मौसम ना 1 घंटे की फ्लाइट के बाद चेंज हो सकता है, 2 घंटे की फ्लाइट में चेंज हो जाता है। यहाँ से इस्लामाबाद उतर जाए, अभी हम ऐसे ही बैठे कराची में, वहाँ जाए तो जैकेट पहननी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे चले जाए 2-4 घंटे बाद तो वहाँ और सर्दी है, ठीक है, चले आप सर्दी लग रही है, वहाँ से उठे सिंध के अंदर चले जाए, वहाँ गर्मी हुई है। अच्छा फैजान भाई, अब मैं दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ। ये मैं एग्रीकल्चर पॉइंट आपको मैंने समझा दी कैसे। दूसरा पॉइंट है हमें IT पे काम करना पड़ेगा, AI पे काम करना पड़ेगा। $250 अरब की इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं, आप क्या कर रहे हो भाई? हमारी कुछ भी नहीं, $2-3 अरब यार। और बाकी ऐसा है कि कुछ अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसको कम से कम देखो, हम फर्ज कर लेते हैं यार उनसे 10 टाइम्स पीछे, तो $25 अरब की कर लो, हमारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे यार। अच्छा, उसके बाद और आगे आ जाए, हमारे पास इतने आवाम है, इतने माशाल्लाह, कोई 24-25 करोड़ की आबादी है, 60% इसमें यूथ है 30 ईयर से नीचे, आप सर्च कर लेना, ठीक है जी, सही है, बिल्कुल ठीक। अब हमें उसको इस काबिल बनाना है कि वो हमारे मुल्क में का पहिया चला सके। हर आदमी तो PhD नहीं किया हुआ, हर आदमी डॉक्टर नहीं है, हर आदमी MBA नहीं है। ये ब्रेन ड्रेन बेवकूफ़ बनाते हैं। ब्रेन ड्रेन तो वो होगा जो पढ़ा लिखा है ना, तो बाकी का क्या करना है? बाकी से स्नैचिंग करानी है। मैं भूखा हूँगा क्या करूँगा? ऑब्वियसली दुकान लूटूंगा। मैं भूखा हूँ भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं मजबूर हो गया ना, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, तो उधर तक नहीं पहुंचाना है, होटलों पे जमा नहीं करना है लड़कों को, उनको काम पे लगाना है। और उनको काम पे किस तरह लगाएंगे? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू उनको डिफरेंट चीज़ों में आप एंगेज करें, उनको सिखाएं, जिस मुल्क में जो ज़रूरत है वहाँ भेजें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब भेजें। आपसे मांगा जाता नहीं, आप भेजते हो कसाई। अब मुल्कों ने आपसे लोग मांगना छोड़ दिए, 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वतें लेके। और यार किन के पास मिनिस्ट्रियाँ रही हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की, आप चेक कर लेना। मैं नहीं बोलूँगा किसी को कुछ, ठीक है, नाराज़ हो जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। 30-30 साल से हुकूमतें करते शहर पे, फिर बोलते हैं हमारे पास अख्तियार नहीं है। मैं आज किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। ये आप इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हो? मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं आया हूँ काम करने के लिए, सही है। मैं पीपल्स पार्टी का लगेज बैगेज पे बात नहीं करूँगा, क्या होता रहा क्या हुआ।
क्या होगा उसका जामिन मैं हूँ। आप अपने हल्के के जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं हम उस पूरे कराची के जिम्मेदार होंगे इंशाल्लाह आज के बाद। बहुत ज़बरदस्त। हम इस पूरे कराची के जिम्मेदार होंगे आज के बाद। हम अगर कराची को ओन कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हमने कराची की माल के लिए, तो मुर्तज़ा वाब साहब भी इसका जवाब देंगे, डॉक्टर आसिम भी इसका जवाब देंगे, फैज़ान रावत भी इसका जवाब देगा, और जितने MNA MPs कराची से जरदारी साहब ने खड़े किए वो सारे मिलकर जवाब देंगे, भले हमें कम सीटें मिले। अच्छा फैज़ान भाई, अब हम कराची का जवाब देंगे। एक बात बोलूँगा, अगर इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतने के 1 साल बाद हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे और आपके इलाके के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर अगले देखें इलेक्शन, अगर जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, 2-3 बातें बता दें। हमारी सेटिंग नहीं हुई ना, इसलिए नहीं जीतेंगे। सेटिंग नहीं हुई ना, सेटिंग करने की सेटिंग किसी और की हो गई है। सेटिंग किसी, मैं कैमरे बोल रहा हूँ, सेटिंग किसी और की हो गई है। 9 तारीख को फोन करना, बोला क्या बोल रहे थे, बोले मैं तो अपने हल्के में जा नहीं सकता। सर अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इलेक्शन कमीशन ने और फेसबुक ने ऑनलाइन ट्वीट डाली थी कि आप इस दफ़ा इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी 65 से 70 लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। आप ये नहीं बोल सकते कि गरीब तबके के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है 65% अकॉर्डिंग टू द सर्वे। ट्विटर पे पूछा था कि आप किसको वोट करेंगे, नून लीग, PPP, PTI। 85 to 90% PTI का वोट। आ जाएगी PTI सर, 85 to 90% लोगों ने PTI को वोट दिया। हर बंदा PTI फिर आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए ना, आ जानी चाहिए ना, बिल्कुल सब बंदा PTI को वोट दे रहे हैं। फिर आ जानी चाहिए ना। 9 तारीख को फोन करना। सेटिंग्स हैं तो डिबेट ही खत्म हो गई। फिर इलेक्शन को पॉडकास्ट करने का मकसद क्या है? अच्छा एक बात सुन, मतलब ये जो सिम लेने, इसका मतलब ये है सिम लेने जाते हो, आपने जो बात बोली है, इसका मतलब ये है कि फिर हमारे वोट तो जाए, तो हम घर से निकले क्यों वोट देने? आप लोग आते क्यों वोट? यही तो बता रहे हैं, वो नहीं निकलना, हम कर लेंगे सेटिंग। अबे भाई तुम अभी तक नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझे। इतनी देख रहे हैं, आप ये सुन ले, भाई इतनी बातों के मतलब यानी कि आप नहीं जीते रहे, आपकी सेटिंग हो चुकी है सीटी भाई। देखे 9 तारीख के बाद देखो अभी सेटिंग में हमारे पास भी 6-7 दिन है। आप IT की बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, आप जो सिम है, मोबाइल की जो सिम है, बगैर बायोमेट्रिक ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो वोट किस हैसियत में डाल कर आते हो बगैर बायोमेट्रिक के? उधर से पान वाले की दुकान पे भी लगा हुआ है। सर इमरान खान ये तो शोर मचाते थक गया। इमरान खान तो बहुत सारे शोर मचाते सर, अगर ये सब कर लेंगे तो आपका पैसा बचेगा, सारी चीजें सही होंगी। क्यों नहीं होती ये चीजें सर? हम तो ऑनलाइन बायोमेट्रिक हम तो ऑनलाइन वोट्स की भी नहीं बात कर रहे हैं सर। हम तो आप तो सिर्फ बायोमेट्रिक का कह रहे हैं। क्यों नहीं है सर? ये कितनी बड़ी बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है। NIC में होती है, मोबाइल में होती है, सर आपने कहा, इसमें क्यों नहीं है सर? ये उनसे पूछो ना, सेटिंग वालों से। नहीं छोड़ दो हमारा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, आ जाएंगी बात। तो सर इसका मतलब ये है कि फिर वोटर तो फजूल है ना, हम लोग तो फजूल है ना, तो हमारी आवाम तो फजूल है ना। यही तो बता रहे हैं, तुम अब बात ही समझ रहे सर। हम तो फजूल है ना सर। फिर भाई ये जो इलेक्शन होगा, जाओ लाइनें वाइनें लगी होंगी, जरा जाओ तो सही। अच्छा सर एक और बात बताएं, एक बंदे को वोट देने में कितना टाइम लगता है? एक बंदे को, मुझे इस इलेक्शन में बड़ी गंद नजर आती है, बहुत गंद। इस दफा का इलेक्शन अलग, ये तो बहुत अजीब है। ये तो हम तो पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम कल पर बैठ के मैं तो सोच रहा हूं वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, PDM। मैं तो सोच रहा हूं जिस दिन इलेक्शन हो, बच्चों के साथ मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊं। बात बताएं, इस दफा ये भी कहने को आ रहा है कि इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को हालत खराब होने वाले हैं। आप लाइन में लगे हो, क्या पता गली के कोने से फायर की आवाज आए। यार ये तो हमेशा इलेक्शन कह रहे हैं इस दफा थोड़ा सा ज्यादा। तो वो क्या बोला था अभी आपने, वो जो 70% है, तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो भाग जाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं देखो क्या होता है, क्या ये तो आप। अच्छा एक वोट डालने पे फैजान भाई कितना टाइम लगता है एक वोटर को वोट डालने? यार 1 मिनट लगना चाहिए। 1 मिनट? और वैसे कुछ हो जाता है इसमें? हाँ 10-15 मिनट भी लग बाहर सकते हैं। लाइनें लग जाती है, फिर मीडिया आता है, बोले वो बहुत ज्यादा टर्नआउट है। टर्नआउट होता नहीं है, अंदर जाने नहीं देते, बाहर लाइनें लगी लंबी। बोले क्या हुआ? बोले टर्नआउट बहुत है, बहुत बढ़ रहा है। जिस दिन ये सारी जो हरकतें होती हैं, हमारी आवाम को पता चल गया, उस दिन क्या होगा? उस दिन रेवोल्यूशन पता है सबको भाई, सही बात कह रहे हैं, पता है, तुम्हें नहीं पता? हमारी कौम, हम कैमरे पे हैं ना यार। हमारी कौम बिरयानी पे वोट दे देती है, हमारी कौम कौमियत पे वोट दे देती है, हमारी कौम बिरादरियों पे वोट देती है, हमारी कौम लिसानी जमातों को वोट दे देती है, हमारी कौम मजहबी नाम पे वोट दे देती है, हमारी कौम बहुत सारे नामों पे वोट देती है। हमारी कौम अपने बच्चे के नाम पे वोट नहीं देती सर। हमारी कौम मैंने बहुत बड़ी बात बोली, मैं आपको समझा रहा हूँ, जानती है चीजें। देखें वो अपने, हमारी कौम आज के दिन जीती है, कल का नहीं सोचती। आज जीना उसने, आज उसने अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देना, बच्चे के नाम पे वोट नहीं देना,
वोट दे के 5 साल तक उस हर पार्टी को गालियां देनी है। भाई जो लोग 5,000 रुपए दे के वोट देते हैं ना 5 सालों के लिए, तो 5 साल को डिवाइड करो, जितने 5 सालों में 5,000 को डिवाइड करो जितने 5 सालों में दिन होते हैं, आप 2 रुपए 70 क्या कहते हैं पैसों में अपना जमीर बेच रहे हो हर दिन। ये 10-10 करोड़ रुपए एक एनए पे खर्च होते हैं लोगों के, और 3-3 4-4 लोग खड़े होते हैं। इसका मतलब 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो जाते होंगे। सर एक मिनट मैं समझाऊं आपको। आपके 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, आपको मिलना भी कुछ नहीं है, तो घाटे के सो तो भाई हर कोई फैजान रावत तो नहीं है ना भाई। जिसने 10 लगाए वो 20 बनाता है पहले साल ही, फिर बाकी के 4 साल अगले इलेक्शन के लिए पैसे कमाता है। चला आपको जब मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठेकेदारी निजाम बताता हूँ। आप 1 अरब रुपए का काम कराते हो, फर्ज कर लेते हैं, 20% अपना मुनाफा रख लेता है पहले वो कौन रख लेता है? ठेकेदार। चलो उसका आके 15% रख ले, उसके बाद 15 से 20%, 30%, 35% तक रिश्वतें हैं, माइनस करो उसके अंदर से, फिर 6% सर्विस टैक्स है, 1% और कोई चीज़ लग जाती है, 8% SD कट जाती है, तो पीछे कॉम पे क्या लगा? 4 आना मिला 1 अरब रुपया, पीछे 25 करोड़ रुपए लगा। उस 25 करोड़ में भी वो जो नीचे वाले होते हैं वो भी चूना लगा देते हैं। हमारी कौम ढोल चूना। अच्छा फैजान रवा साहब, एक बात है, आपको जब इतनी रियलिटी पता है, 10 सालों में कोई रेवोल्यूशन देख सकते हैं हम? एक मिनट, रेवोल्यूशन पे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम चेंज करना। हाँ, ये आपके बलदियाती सिस्टम में नाज़मीन अलग सिस्टम है, फिर MP अलग है, MNA अलग है, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, फिर उसके बाद सेनेट है, सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से तो इस कौम को एक तरफ होके मेरा अपना ज़ाती राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, और मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि इस निज़ाम को ठीक करना होगा। अब सारे लोग बैठ जाएं, किस हैसियत में ठीक करते हैं? पार्लिमानी निज़ाम में ठीक करते हैं, सदारती निज़ाम में ठीक करते हैं, लेकिन उसकी नीयत ये हो कि यार इसको ठीक करना है। आज तक किसी की नीयत ठीक करने की नहीं रही है, किसी खाने की रही है। ठीक करने की नहीं तो ठीक हो चुका होता। तो वो हमारे दोस्त आजकल बोल रहे हैं हम ठीक कर लेंगे, 30 साल में ठीक नहीं, अभी क्या ठीक करेंगे, अभी भाई गलती हो गई। तो आप क्यों आए फिर? अब मेरा सवाल है, आप क्यों आए? जब आप हम आए हैं, हम देखें, हमने एक चीज़ देखी कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध में गवर्नमेंट बनाई। मैं कराची वालों को बोलूँगा, देखो आप लोग खुदगर्ज हो जाओ, जिसकी गवर्नमेंट बनती है ना उसी को वोट दे दो और उसका गिरबान पकड़ लो। होता क्या है, कराची वाला जब गिरबान पकड़ता है पीपल्स पार्टी का, तो उधर ना उसका MNA होता है, ना MP होता है, ना उसका काउंसलर होता है। देखिए मैं यहाँ से अपने हल्के से जीतूंगा। मैंने क्या बोला? मैं आपको कराची का जवाब दूंगा। आप लोग अपने हल्के का जवाब देंगे? मैंने कहा नहीं, मैं कराची का जवाब दूंगा। मैं कराची आइट्स हूँ ना, पीपल्स पार्टी में आ गया हूँ ना, तो मैं कराची की बात करूंगा। जो लड़काना से जीत कर आएगा वो लड़काना की बात करेगा। उसूलन हक भी ये बनता है। मैं जहाँ से जीतूंगा हारूंगा, मेरे शहर का हक बनता है। मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं जीतूंगा तो काम कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ यार तुम लोग सिर्फ मुझे ओन करो, मैं हार के भी काम कराऊंगा। पीपल्स पार्टी को मुझे ओन तो करो। पीपल्स पार्टी को तो कभी भी ओन नहीं किया। पीपल्स पार्टी को एक निशाना बनाया गया, वो सिंध से जीत जाती है पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची से नहीं। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो मेरे ख्याल से निज़ाम को ठीक करना चाहती है, और वो डील टाइप आइटम पे बिलीव नहीं करती। मैं आपको समझाना चाहूँ कि वो बड़ी लिबरल जमात है वैसे। हाँ, वो जो है ना वो इस चक्कर में नहीं पड़ना, और वो उसको उसकी सज़ा भी मिली। उसकी सज़ा भी ये मिली। भुट्टो साहब आपके सामने है। आज कौन है जो कहता है भुट्टो का जो है काम सही हुआ? हर आदमी बोलता है, हर आदमी बोलता है बेनज़ीर तो लोगों की। बेनज़ीर साहब हैं, और हमारे मुर्तज़ा भुट्टो साहब हैं, शाहनवाज भुट्टो साहब हैं। इसको इस खानदान से खून रस्ता रहा। ठीक है, अब बिलाल साहब की बात कर ले। बिलाल साहब कराची आइट्स हैं, मैं नहीं मानता उनको लड़का आइट्स, मैं बोलता हूँ कराची आइट्स। फिर कराची से क्यों नहीं? ये कराची में रहते हैं। कराची बिल्कुल देखो, अच्छा बिलावल साहब इस दफा कराची से नहीं। बिलावल साहब देखिए, बिलावल साहब 3 सीटों से ऑलरेडी लड़ रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता है एक लीडर 4 जगह से फिर एंगेज हो और फिर हल्का रखे, फिर ज़मीनी इंतखाबात हों। तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो पंजाब जाके लड़े, क्योंकि ये एक नेशनल जमात है। आप पीपल्स पार्टी आपको हर सूबे में मिलेगी। नून लीग से ज़्यादा तो TLP ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, आप चेक कर लो। नून लीग ने हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, TLP ने हर हल्के से किया हुआ है। तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है, और ऐसी हमारी बहुत सारी जमातें रिस्ट्रिक्टेड हैं। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जो एक पूरे नेशनल लेवल पे जमात है, लोग उसके वहाँ से जीतते हैं और वो उनके लिए काम करती है। इस पार्टी में हर ज़बान बोलने वाला है। आज कराची वाले शामिल हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से कराची के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आसिम का बड़ा किरदार है, मुर्तज़ा वहाब साहब का किरदार है, बिलावल साहब का अपना किरदार है। बिलावल साहब ये चाहते हैं कि कराची से लोग आगे आएँ और कराची से उनको क़यादत दी जाए। सर कोई भाई नहीं है कराची वाले इतने वोट दें, इतनी सीटें दें, वज़ीर आला कराची से दे दें। वो एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, जमात इस्लामी का इस दफ़ा बाइकआउट कर रही है।
5 बजे हम इलेक्शन नहीं मानते 5 बजे। अच्छा, टाइम लिख लो 5 बजे 8 फरवरी को जमात इस्लामी बोलेगी हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। और बाइकॉट। बाइकआउट। सर MQM काफ़ी ज़ोर में है इस दफ़ा, हाँ काफ़ी ज़ोर में है, दिख रही है, तो उसका भी चांस है। कहते हैं उनकी सेटिंग हो गई है। बात ही खत्म। कहते हैं उनकी सेटिंग हो गई। अच्छा मैं थोड़ा सा PTI नॉट इन कराची, वैसे पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक है, पीटीआई से देखिए मैं मगर पार्टी अब टर्मोइल में है, कोई बंदा नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। मैं एक जनरल उस पर बात करूंगा। बिलावल साहब ने भी ये बात की है कि पीटीआई वाले जो लोग हैं अगर वो नवाज शरीफ सिस्टम से बदला लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए वो हमें वोट कर दें, हमें वोट कर दें, क्योंकि जब इनका आज़ाद उम्मीदवार जीता हुआ होगा तो वो कोई डाला आएगा, कोई जहाज आएगा और पंछी ले जाएगा, पंछियों का बाजार गर्म होगा। सर बिलावल भुट्टो को हम एज अ प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। जवान नौजवान क़यादत, उसके साथ लोग, उसके साथ तजर्बा, उसके साथ लोगों का, जरदारी साहब का इतना बड़ा एक तजर्बा है, बाकी लोगों का तजर्बा है। बस ये है कि हम लोग सारे मिलके ये कोशिश करें कि नून आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, है, मैं कहता हूँ चाहे MQM आए। मिलके। अच्छा मैं शहर की बात कर लेता हूँ, चलो हम मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। मेरा मशवरा है मानने वालों पे ऊपर जो भी है, MQM आए, इलेक्शन के बाद 9 तारीख के बाद हम सबको इस मुल्क के लिए काम करना है। क्या बात MQM आए, जमात आए, पीपल्स पार्टी आए, तीनों मिलके कराची के लिए काम अपने 2-2 लोग दें, एक एजेंडा बनाएं कराची के लिए कि हमें काम करना है। कराची में एक रोड मैप दें, एक कराची का चार्टर ऑफ कराची दे, हमने दिया है, हमने एक चार्टर ऑफ कराची दिया है। तो देखिए इसको हमें ओन करना पड़ेगा, मास ट्रांजिट मंसूबों की ज़रूरत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, दुबई में तो कोई पानी की भी नहर नहीं है, दरिया भी नहीं है, मीठे पानी का कोई निज़ाम भी नहीं है, डिसैलिनेशन प्लांट लगा के वो कितने लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। आप सभी मंजिल पे भी होते, कभी आपने सुना यार वो दुबई में होटल में यार पानी नहीं आ रहा, कितनी मंजिल में हो, प्लस 100 फ्लोर पे। आपने जो वर्ड यूज करा ये वही है ना, सॉल्टी वाटर को कन्वर्ट हाँ हाँ, करके वो फ्रेश वाटर में डिसैलिनेशन प्लांट Desalination, लगा yes. सकते हैं। अच्छा वाटर बोर्ड, वाटर कतर ये बोर्ड करता है। एक मुनाफा बख्श इदारा हो सकता है। वाटर बोर्ड पूरा कराची पानी खरीद रहा है, तो भाई इनको बिलिंग के लिए पैसे दे देंगे, मीटर लगा दें घरों पे, पानी के पैसे दे देंगे, कोई इशू नहीं है, अटैच कर दें इसको KE के साथ, लेकिन पहले पानी देना, पहले फिर अटैच करें। अच्छा बहुत सारे देखें, अंग्रेज दौर में 17 वेल्व्स ये हमारे लिंक रोड पे कराची से बाहर निकलते ही 10 MGD पानी देता है पर वेल्व। 170 मिलियन गैलन पानी हमें वहाँ से मिल सकता है। कराची की ज़रूरत है इसको 12 से 1300 मिलियन गैलन पानी की है, हमें मिलता है कितने, 450 500। और 100 मिलियन गैलन जो आ रहा है हब से वो 50 आता है। पूछे क्यों? उसकी जो कैनाल्स है ना वो डिस्टर्ब है। जब कहा जाता है कि इस पर लाइन लगा दी जाए, लाइन लगा दी जाए तो वो नहर सफाई के पैसे खत्म हो जाएंगे डिपार्टमेंट्स के। अब सुने एक और चीज, वाटर बोर्ड में किसके लोग हैं? वाटर बोर्ड में किसके लोग हैं? किसके लोग हैं वाटर बोर्ड में? पीपल्स पार्टी ना पता करें फिर बताइएगा। MQM के बस ये मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, आप चेक करें वाटर बोर्ड पे। सर मैं बताता हूँ, वाटर बोर्ड पे किसकी इजारादारी रही है? जमात इस्लामी। KMC पे किसकी इजारादारी रही है? वाटर बोर्ड पे किसकी इजारादारी रही है? सर ये यूसीस के अंडर आती है ना? सर ये यूसीस के अंडर आती है। अब आ जाए पानी का मसला, मैं आपको बताता हूं। सर यूसीस के अंडर आती है ना? यूसीस के अंडर भी आता है। नहीं ये जो पानी का बड़ा मसला ये तो पूरा वाटर बोर्ड है ना, लेकिन अभी अच्छा काम हो रहा है। सलाउद्दीन साहब के पास मैं 4-5 दिन पहले किसी शिकायत लेकर गया था, तो बेचारे मसरूफ़ थे, मैं अंदर ही थोड़ा चला गया, तो एक प्रेजेंटेशन चल रही थी और वो काम कर रहे हैं। अगर मैंने कहा सर एक मशवरा, अगर KC से अटैच कर दें, बोले लोग नहीं मानते, बोले पहले पानी दो। मैं बोला मैं भी यही बोलूँगा, पहले पानी दो फिर बिल ले लो। तो अब ये है उनकी रिकवरी सिर्फ 30-35% है वो कहते हैं। तो कराची में पानी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। TDS देख चेक करें उसको, डेली डिसैलिनेशन प्लांट बिल्कुल ऐसा ही। हाँ मैंने आपको कचरे की मिसाल दी ना, 600 ग्राम कचरा एक आदमी दिन में पैदा करता है, तो जितनी आबादी होगी उतनी टनेज हमें वहाँ से उठानी पड़ेगी। बिल्कुल हकीकत है। तो वो जब हम काउंटिंग सही नहीं करेंगे लोगों को तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, सही बात है। फिर रक्शे उतर रहे हैं मेरे शहर में, कोई मास ट्रांजिट नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए मैं कराची आइट हूँ, आप भी कराची में रहते होंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने रिसेंटली जब 1.5-2 साल से इसको सही कराची ने और कराची ने इनको दोनों ने एक दूसरे को ओन करना शुरू किया, जगह मिली, गैप हुआ काम, क्योंकि उससे पहले तो मेयर आपके वसीम अख्तर साहब थे और इख्तियारी कोई नहीं था। और वो कहते थे उनको इख्तियार नहीं है, हम कहते हैं हमें इख्तियार नहीं है, वो तो काम बोलते थे। हम
आप कल देख लें, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी किस इख्तियार से ये लोग काम करवाते हैं। अब आप आ जाएं, उसमें हमने ग्रीन बसेस दी, रेड बसेस दी, खवातीन के लिए पिंक बसेस दी। कम जरूर है, कम है, बहुत दिखना शुरू हो गई, बहुत कम है। इसको बढ़ाएं तादाद को। सर मेरा एक तो सवाल है, रक्शे खत्म हो जाएंगे, रक्षों में कौन सफर करेगा, बाइक्स खत्म हो जाएंगी। मैं भी हो सकता है गाड़ी में, आप आपका थोड़ा सा रोड मैप अच्छा हो बाहर जाएगा। जाते हैं आप, ये दुनिया में कोई भी अपनी बाइक गाड़ी नहीं है, लगाता नहीं, वो पैदल चलते एलीट लोग अपनी गाड़ियां ट्रैवल करते हैं, वरना ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 2-2 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अच्छा देखें, हर मुल्क में ना थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, ये जो स्नैचिंग वाले मसले, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। हम जिस वक्त इधर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम दोनों बाहर टहलने नहीं जा सकते। हाँ, हकीकत है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हम किस जगह बैठे हुए, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर कर दें, ये मुल्क आगे निकल जाएगा। टूरिज्म बढ़ा दें, ये मुल्क आगे निकल जाएगा। अच्छा देखिए, दुनिया भर में सेप्टिक टैंक्स होते हैं, ये जो बात कर रहे हैं सेवरेज के मसले और दूसरी चीज़ें। अब जाके जो हमारे कागा नारायण वाले एरियाज़ हैं, इसके अंदर भी ये सारा पानी जहाँ सेवरेज गिरता है वहाँ नहीं गिरना चाहिए। ये तो उसके लिए कुछ इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा अगर ही ये है। इंतजामी बुनियादों पे इस मुल्क को चलाया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ये मुल्क चल सकता है। खैर, जरदारी साहब एज अ पॉलिटिशियन कैसे लगते हैं आपको? जरदारी साहब देखिए, मुफाहमत के आपने सुना है, वो बादशाह है, विजन भी बड़ा है, काम भी बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, इसकी पूरी सबको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हर दफ़ा इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया। मुझे ये तो बताएं, पीपल्स पार्टी को टेन्योर कितने मिले, काम के दौरान ने कितना मिला, किसने कितनी सपोर्ट की। अब हमें जाके देखिए, एक ज़माना था 10 साल पहले एक आदमी कमाता था, सारे घर वाले खाते थे। आज सारे भी कमा के नहीं खा पा रहे, तो अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। अब सब लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन कैसा है और इमरान खान एज अ कैरेक्टर वाइज कैसा है? यार देखिए, करेक्टर का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका करेक्टर अपनी जगह है, उसको एक तरफ रखे कि जी उसके कैरेक्टर, क्योंकि लोग उसकी कैरेक्टर पर्सनालिटी की तरफ बड़ी हीरोइक पर्सनालिटी, मैं उसका जाती फेल है, मैं तो ना उसके साथ रहता हूँ ना वो। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये एक अलग चीज़ है। पर्सनालिटी ले लेते हैं। पर्सनालिटी ये है कि मैं उसको एक शरीफ आदमी समझता हूँ, और उसको ख़वातीन से नुकसान पहुँचा, उसको उसके मुशीरों से नुकसान पहुंचा। अगर उसका कोई मुशीर उसको ये बता देता कि यार पीपल्स पार्टी तुम्हें ऑफर कर रही है कि साथ मिलकर काम करते तो कराची तरक्की करता या नहीं करता, 14 सीटें तुम्हारी थी, तुम्हारा वोट बैंक बढ़ता। पीपल्स पार्टी तो तुम्हें ऑफर कर रही थी 70% रेवेन्यू ये जनरेट करता कराची, और 18वीं तरमीम के बाद तो ज़्यादा सूबों को हक मिलता है। तो हम तो पावर शेयरिंग में आपको लेकर आ रहे थे, आपसे पावर शेयरिंग थोड़ी मांग रहे थे। दिमाग से, जैसे हाफिज़ साहब को मैंने कहा ना, हाफिज़ साहब दिमाग से फारिग हैं। हाफिज़ साहब को जब डिप्टी मेयरशिप ऑफर हुई तो उन्होंने मना कर दी, कराची के लिए काम करना है या मेयर बन के काम करना है। हकीकत तो या तो इनसे बचपन में किसी ने सवाल किया होगा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, बोले मेयर बनूंगा। अब उसकी जिद पे लगे हुए मेयर बनूंगा, तो उनको ऑफर कर देते। शनाख्ती कार्ड पे लिख सकते हैं, एफिडेविट लगेगा, मेयर हाफिज नहीं। सर कराची में एक जमाने में ग्रीन बसेस आई थी, बड़ा शोर शराबा हुआ था, वो कहीं गई, दिखी नहीं। अच्छा देखो उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है। एक बात मेरी समझो, हर चीज़ की ओनरशिप लेनी पड़ती है। जैसे फर्ज कर लेते हैं आपके सामने पार्क बना, गवर्नमेंट उसमें माली दे रही है, सब कुछ दे रही है, हर चीज़ दे रही है, और उसको देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। उसको देखने के लिए इलाके के लोगों को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। कराची वालों को हर चीज़ की ओनरशिप लेनी है। कचरा डाल देते हैं, अगर ओनरशिप ले ली तो वो पार्क चलता रहेगा, हम लोग खुद कचरा डाल देते हैं, और सब निज़ाम ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एक हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी, एक कानून नया बनाना पड़ेगा, चीज़ों को बेटरमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जो कौमें अपने आप को नहीं बदलती, आप मिसाल ले लो ना नोकिया की, यार आप मिसाल ले लो, आप मिसाल देखो। एक ज़माना था कि वो जो कैमरे के रोल होते थे ना, वो लाइनें लगी होती थी। आज उसको कोई पूछता है? टीवी देखते हो तुम? बहुत कम, सिर्फ क्रिकेट मैच के लिए। मैंने क्रिकेट देखा ही नहीं, मैं तो मैच देखा ही, मैंने तो टीवी देखा ही नहीं। क्यों नहीं देख रहे? मैं क्रिकेट मैच के लिए देखता हूँ बस। एक ज़माने टीवी बला था, एक ज़माने में अखबार बला था। अखबार आता है? नहीं। गली में कितने गली में कितने घरों में अखबार? कहीं। आज सब ये है, सब यही है, डिजिटल। और ये भी चेंज हो रहा है अपने आप को, घड़ियों में आ गया। ये भी चेंज हो रहा है अपने आप को, चेंज कर रहा है। हम हो ही नहीं रहे भाई देखिए, नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, आंख बंद करके हम बोलते थे यार नहीं कोई हानि करेंगे, हम एंड्रॉइड पे नहीं आएंगे। उन्होंने थोड़ी सी गलती करी, अपने आप को जिद्दत की कोशिश नहीं की, देर से उठे, देर से जागे, पीछे रह गए। तो कितनी बड़ी कंपनी। देखो हमें बहुत सारी चीज़ों में चेंज लेकर आना पड़ेगा। हमारे पास गैस के ज़खायर हैं, निकालने पड़ेंगे। पेट्रोल है, निकालना पड़ेगा। लोग जब कैसे निकलेगा? जब पैसे आएंगे। पैसे कैसे आएंगे? जब हम सीरियस होंगे।
हम सो के देर से उठ रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अच्छा रैपिड फायर करूंगा थोड़े से, तो मतलब एक एक नाम आपने लेना है नाम, सही है? इमरान खान या नवाज शरीफ? देखिए लेना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो एक सियासी मामला अलग है, लेकिन वैसे इसको हम इस रैपिड फायर को हम एज अ फन ले रहे हैं, सियासी से हटा के एज एक फन फैक्ट में ले रहा है यार। ये दोनों ही ऑप्शन है, कोई और नहीं है? नहीं कोई और नहीं है, आगे हैं वैसे। चलो एक काम करते हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नहीं क्यों कर रहे हो? इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान या नवाज शरीफ? हाँ ऑब्वियसली इमरान खान। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? दोनों ही गधे हैं। दोनों ही कहते हैं। अच्छा बिलावल या मरियम नवाज? देखिए वो तो गधा फैमिली से, तो बिलावल साहब। मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम? मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम? ऑप्शन दो यही है। दो ही है बस। दो ही हैं। दो ही है, ज़्यादा नहीं है, बस दो और हैं। चलो कमाल भाई को खुश कर दो। कमाल अल्ताफ हुसैन या फारूक सत्तार? जरदारी या शहबाज शरीफ? वैसे कोई है नहीं, लेकिन जरदारी या शहबाज शरीफ? हाँ। जाहिर सी बात है, जरदारी। जरदारी साहब। नो कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है। 0-100 रियली सॉरी सर। खैर दो दफा मिटा दे जरदारी साहब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को, 2 दफा बोले इधर आओ, चलो मिट गए। सर वैसे जितने भी हमने वैसे सियासी लोगों से मिले ना, तो आई गेस यू आर दी ओनली वन जिसने इतना पार्टी पे फोकस नहीं करा है जितना कराची लोगों पे फोकस करा है, कराची people पे फोकस करा है, एंड यू वर वेरी ब्लंट एंड ओपन विद योर। होना भी चाहिए कि लोगों के लिए आए हैं या पार्टी के लिए आ रहे हैं? क्या बात है, हकीकत है। धंधा करने आ रहे हैं या लोगों के काम करने आ रहे हैं? तो धंधा करने आएगा तो बोलेगा मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, ये ऐसी है वैसी है, मुझे वोट दो। आपने एक दफा भी ना पीपल्स पार्टी आपने वोट का बोला, मुझे ऑन कर लो बस, आपने वोट का बोला ही नहीं। मुझे ये ऑन कर लो, ये हमारा आदमी है। अच्छा खैर फैजान रावत साहब तो पहले भी बहुत ज़्यादा कराची के लिए खड़े रहे हैं हर वक्त। आपने रमज़ान का कैंपेन चलाई, आपने बहुत ज़्यादा यार ये कराची जो है ना खोल नहीं रहे थे। मैंने एक बात कही कि भाई इसको खोला जाए, तो हमारे जो कराची रेस्टोरेंट वाले हैं ये इस्लामाबाद बात कर रहे थे, कुछ नहीं हो पाया। ये रिकॉर्ड पे सारी कोविड जितनी बात कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड पे। बड़े इस्लामाबाद के चक्कर लगे, बेचारे जाते थे सब कुछ, एपरा वाले भी एकरा वाले भी, सब कोई चक्कर नहीं। तो हमने कहा कि यार हमारा मसला 1500 किलोमीटर से दूर हल नहीं होगा, हमारा मसला हल होगा 10 किलोमीटर दूर जाने से। तो फिर हम हाउस गए, वहाँ पर हमारी बात हुई शाह साहब से, नासिर शाह साहब से, सईद गनी से, तो मुराद अली शाह साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से। तो उन्होंने कहा जी हमारा मसला नहीं है, NCUC का मसला है। फिर हम NCUC के पास गए, उन्होंने कहा जी बेसिकली मसला ये है कि हमने जो है ना इसलिए मना किया है कि कोविड फैल ना जाए। मैंने कहा जिस जहाज़ में मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना, उस जहाज़ की एक सीट भरी हुई थी, और जो जहाज़ में मेरे बराबर बैठा हुआ था ना उसका और मुझ में 6 इंच का भी फ़र्क नहीं था। 2 घंटे हमने साथ सफ़र किया है और चिपक के यहाँ तक पहुँचे हम तुम्हारे पास। हम जब कोविड नहीं लगा 200-250 लोग खड़े हुए। और बताता हूँ आपको, वो थूक लगा के नादरा में वो बना रहे हो, होता ही है ना आपका, वो नहीं आया आदमी ऐसे करके लगा लेता है, तो वो थम मशीन तो वही होती है ना, उससे कोविड नहीं लग रहा। हमारे यहाँ आप खाना खाने आते हो, बैंक में जो नोट आप खाना खाने आते हो, आपका और मेरा फासला, आप बोलते हैं यार खुल के बैठे यार, दूर बैठे, और एक फैमिली आती है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली का फासला बहुत दूर होता है, ठीक है, आप कह रहे हो उससे कोविड फैल जाएगा। मतलब उनको देखो समझाने वाला होना चाहिए। फिर मैंने उनकी बात समझाई कि आपने इंडस्ट्रीज खोल दी, बोला हाँ मुल्क का नुकसान हो रहा था। मैंने कहा एक इंडस्ट्री में 2000 लोग हैं 8 डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, 4-5 हज़ार आदमी काम कर रहा है, सही है। तो 5,000 बाथरूम है उनके, 5 होंगे, 5 बाथरूम होंगे, सब एक दफ़ा तो वॉशरूम जाते होंगे, तो 5,000 आदमी जा रहा है, खोल रहा है दरवाज़ा, मुस्लिम चावर लोटा सब कुछ पकड़ रहा है, उसको कोविड नहीं लग रहा। हमारे यहाँ खाना खाने आएगा तो कोविड लगेगा। तो आप यकीन करें DG NCUC ने बोला कि आप बैठ जाओ, आपसे बात करनी, मेरी फ़्लाइट थी, मैंने फ़्लाइट कैंसिल कराई। आसिफ महमूद गुराया साहब थे, DG NCUC जनरल साहब, वो बोला यार बैठ जाओ, तुमसे बात करनी है। तो उसके बाद मैंने को समझाया, मैंने कहा सर बात ये हमने क्या गुनाह किया है, टेक अवे डिलीवरी में कौन सा उस टाइम पे आप रिप्रेजेंट करते हैं और रेस्टोरेंट्स। उन्होंने फिर अपने मीटिंग्स में बुलाना शुरू कर दिया। फिर मैं कराची आया, तो फिर कराची में मैंने नासिर शाह साहब से बात की, उन्होंने ऊपर बात की, सारी बातें हुई। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुझे बोला यार एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाओ, अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दो। मैं बोला कर दिया। बोला कितने अरसे में? मैं बोला 15 दिन लगाऊंगा, कर दूंगा। बोला ठीक है।
एक जगह गए, मुझे दिखाया, बोला ये इधर वैक्सीनेशन सेंटर। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, आप अपने इस प्रोग्राम में उसको पीछे चला भी सकते हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई, बोला यार यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैंने कहा कह रहे कितने दिन में बना लोगे? उनसे पूछ लीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा मुर्तज़ा साहब को, और मेरा क्लिप भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल। मैंने कहा यार 2 दिन में दे दूंगा आपको, 48 घंटे में। कह रहा मजाक नहीं करो, ऊपर बताना होता है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन में। बोला उन्होंने मुझे सीरियस ही नहीं लिया। अच्छा, वकार मेहदी साहब आ गए, उधर कोई पार्क था, उन्होंने बोला यहाँ नहीं बनाओ, बच्चे अच्छे आते हैं, आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क के अंदर बना लो। फिर हमें ना मुर्तज़ा बाब साहब और वकार मेहदी साहब ले गए बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क में कि आप यहाँ पर लगा लें। तो वो हमने कुछ अपने वेंडर्स से और रेस्टोरेंट से कलेक्शन करके वहाँ पर हमने ये रेस्टोरेंट, तो इन्होंने मुझे बोला मुर्तज़ा साहब ने, वो बहुत बड़ा था, उसने बोला कितने दिन में बना लोगे? मुझे रेस्टोरेंट खुलवाने थे, कराची खुलवाना था, अपने लोगों का वो करना था। तो आपने फूड पांडा के साथ खुदा की कसम मैंने 72 घंटे का टाइम दिया उसको, 3 दिन में मैं उसको दूंगा, ठीक है। चौथे दिन मैंने उसका इफ्तिताह कराया। मैं वहीं सोता था। तो 3 दिन में आपने इसको मैं वहीं सोता था। वो वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे पूछिएगा, हसन बेग साहब से उससे पूछे कि यार फैजान भाई ऐसे बोल रहे थे। वो बोले यार सोता खाता पीता उधर ही था, और इसने 3 दिन में खोल के चौथे दिन इफ्तिताह करा दिया था। क्या बात। अब आपको मैं मज़े की बात, उससे बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जब वो खुल गया तो हर मिनिस्टर ने उसका विजिट किया, यूट्यूब पे है, हर जगह है। उसके बाद क्या हुआ, उसको खुले हुए 4 दिन हुए थे, उसको इंटरनेशनली WHO ने कहीं देखा। WHO का जो रीजनल हेड है डॉक्टर माहीपाला, साउथ एशिया का, वो पाकिस्तान आया। अच्छा, उसने वो किसी आर्मी के वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं गया। ओके। वो ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वेलफेयर के सेंटर के उधर आया। उसने मुझे हमें बोला कि मेरे पास $10 मिलियन का फंड है, $10 मिलियन का, आपको कितने चाहिए? मैंने कहा सिर्फ मुझे वैक्सीन दो, बाकी पैसे ऐसे नहीं चाहिए। सर आपकी बात हुई थी डायरेक्ट, एंड ही वाज ऑफरिंग, है ना, उस पे है। उसने बोला तुम जैसे लोग दुनिया के लिए मिसाल है। क्या बात। नहीं कर पाकिस्तान वो है पेज, उस पे है। और सर आपके जो स्टैंडर्ड्स वगैरह थे सारे, उस पे सारे आप मीट कर रहे थे WHO के। वो WHO का हेड था भाई, मेरे रेस्टोरेंट का हेड नहीं था, ठीक है। मैंने उसको पैसे ऐसे नहीं दिए थे, या तो पैसे ऐसे ले लेते ना लोग। तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि उसने सारा विजिट किया, मुझे रेस्टोरेंट खुलवाने थे। क्या हुआ? ऑल गुड। लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, और लोग आके मेरे पास रोते थे कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मेरी बीवी का भी जेवर बेच दिया है, मालिक मकान मुझे निकाल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। छोटे रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वो दोबारा लेंगे इसको, मैं ज़रा सेट हो जाऊँ। तो वो आके रोते थे यार, रेस्टोरेंट्स के ओनर्स। छोटे रेस्टोरेंट भी थे ना यार। पुलिस वाले बंद कराते थे गाली देके। बेटा काउंटर पे खड़ा होता था, बाप काउंटर पे खड़ा होता था, बेटा काम कर रहा होता था, तो पुलिस वाला आता था, वो भड़े में बंद कर। तो मेरे जैसा बेटा होगा तो क्या करेगा, नाप देगा पुलिस वाले को, बेंचुत को। मैंने आश्चर्य को बताया जाके, मैंने बोला बदतमीजी कर रहा है यार, नहीं करो। उसने अगले दिन स्टेटमेंट दिया इसको, IG कराची को, कि यार ये बदतमीजी नहीं करा। तो ऐसे छोटे लोग फिर किस तरह सस्टेन करते होंगे अपनी जिंदगी में? बोला कि तो हमारे रेस्टोरेंटों में पूरे पाकिस्तान के लोग काम करते हैं, कराची वालों को मारने का क्या प्रोग्राम है ना, तो कराची के लोग काम नहीं करते उधर। कराची के लोग मैनेजर बनते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, वेटर नहीं है। क्या बात है। पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, जाओ आज भी देख लो, वो लोग हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। हम उसके आदमी के लिए काम करते हैं जो कभी एक जमात में पढ़ा नहीं है, उसको ट्रेन करते हैं, वेटर बनाते हैं, वो काम कर रहा हो। भाई बड़ी आफत आई हुई थी उस वक्त, बड़ी आफत थी। और वो लड़ाई करता था मैं रोड के ऊपर, आप ढूंढना आपको मिल जाएगा। मैं ये था, ऐसा बहुत बुरा वक्त था। आप रेस्टोरेंट में जाके पूछना, किसी रेस्टोरेंट जाना, नाम लेना मेरा, वो बताएगा यार इन लोगों ने, सब ने, अकेले की मेहनत नहीं होती, सब लोग शामिल थे और बड़ी उधर मेहनत की उन्होंने, बड़ा जी इस तरह। और लोग उधर उसको विजिट करने आए। मैंने 8 महीने अपने ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के फंड से, और एक वेंडर हमारा है, बड़ा वेंडर, उसको सब जानते, तो मैं इसलिए नहीं दे रहा नाम, आप पेट पोट को तो है नहीं हमारी कोई चीज़ ऐसी। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और हमने डॉक्टर्स रखे, हम इनको शाहिद रसूल साहब के पास गए, उनसे डॉक्टर्स, हमने बोला कि हम पैसे देते थे उनको, और
हमने उस ओपन एयर में आपका चलता आप किसी बड़े अस्पताल में, कराची के जो बड़े से बड़े अस्पताल हैं, और वो वहाँ पर ड्राइव थ्रू भी था, पूरा डिफेंस कलेक्टर वहाँ से वैक्सीनेट हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं आप पता कर सकते हैं, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। भले अगर बात मैं जैसे कर रहा हूँ तो आप दिखाना चाहें तो लोगों को दिखा सकते हैं। नहीं हम आइडिया था, मुझे भी आइडिया था। और इवन वो जो है ना बहुत, अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसी दिन मुर्तज़ा मेरी शर्त क्या थी खोलने के बाद, एक ही शर्त थी कि आज ही मुझे रेस्टोरेंट खुले हुए चाहिए, आज ही मुझे रेस्टोरेंट खुले हुए चाहिए। तो वो बेचारा कमेटी से मुर्तज़ा बाब अप्रूव करा के लाया। उसने बोला वो बोल रहा है, मैं आपको स्पीच सुना देता हूँ उसकी। वो कह रहा है कि मैं इनकी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे आज टेक अवे डिलीवरी ओपन करता हूँ। ये मेरी पहली जीत थी। उसके बाद मैं लड़ा आउटडोर के लिए, आउटडोर खुलवाया। फिर मैं लड़ा इंडोर के लिए। ये चारों सेगमेंट मैंने ऑन कराए। और ये कितने टाइम में करवाया? मुर्तज़ा बाब ने बोला जी पहला, ये मुश्किल से महीने के अंदर हो गया सब। उसने मुझे बोला जी पहले टेक अवे डिलीवरी खोलेगा। उन्होंने कहा जी पहले टेक अवे डिलीवरी खोलते हैं फर्स्ट सेगमेंट में, उसके बाद तुम अपने तमाम स्टाफ को वैक्सीनेट करो। कितने दिन में करोगे? मैंने बोला ये खुल गया, अब 3 दिन में कर दूंगा। तो ये खोलने के बाद मैंने 4 से 5 दिन में सबको वैक्सीनेट करा के, कार्ड दे के, अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करा के मैंने इनको कहा जी आ जाएं। खोल दिया मैंने। तो इन्होंने कहा जी ठीक है डाइन आउट खोलेंगे पहले। फिर उन्होंने SOPs फॉलो करते हुए हमने डाइन इन खोला। ये एक पूरे महीने में मैंने सारा कुछ खुलवा दिया। और फिर हमने इसका एक प्रॉपर जश्न मनाया कि यार, और कराची की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क हुआ हाईवे के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे। और वो भी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा, सब जगह पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। और उसमें अगर मैं नाम ले सकता हूँ, टाइम ऑफ कराची वाले भी आए, उन्होंने वीडियो बनाई। उसी के अंदर मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने कहा कि खान साहब, खुदा का वास्ता, आपको उस कराची ने 14 सीटें दी, आपने मुझसे मिलना पसंद नहीं किया। मैं इस्लामाबाद आया और बताने के लिए कराची का दर्द लेके आया। पूरी कराची की मार्केटें हमने खुलवाई। उसमें तमाम लोगों हमारे साथ शामिल थे। मैं अकेला नहीं था, कराची चैम्बर भी शामिल था, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी होगा, और जितनी भी एसोसिएशन है छोटी बड़ी, सब ने मिल के इसको खुलवाया। पूरा शहर खुलवाते थे, पूरा शहर खुलवाया हमने। कहा भाई कारोबारी हब है, अल्लाह के वास्ते इसको खोल दो, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर 1 से 2 महीने में सारा खुलवा दिया। और उस वक्त मैंने कोई पीपल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी भाई। आप ऐसा क्या नॉर्मल ह्यूमन, और मुझे कराची के लिए काम मुझे हर जमात से ऑफर थी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की वाहिद वजह ये है कि मैं लोगों की काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके वज़ीर आला होगा, मिनिस्टर होगा, दूसरी चीज़ें होगी, मुझे हरा दो, मुझे सीट नहीं चाहिए। मैं काम वैसे भी करता रहूँगा। बहुत बड़ी बात है जो काम वैसे भी करता रहूँगा। फैजान भाई बहुत बड़ी बात करी है। सेटिंग वालों की सीटें चलो छोड़ देते हैं, लेकिन हम काम करेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात करती है। ब्यूटीफुल। तो बात ये है कि यार ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, लोगों का काम होना चाहिए ना। अच्छा, टॉप 5 विश लिस्ट। टॉप 5 विश लिस्ट मतलब मरने से पहले यार ये 5 चीजें मैं देखना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी ये मैं कर सकता हूँ अपनी ज़ात से, मेरी तरफ से जो 5 चीजें मैं करना चाहूँ। यार वो मैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूफ बेस में पढ़ता था, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, तो मैं अच्छा पढ़ता था। लेकिन मेरी वार्निंग कार्ड्स, वाइट कार्ड्स जिसको बोलते थे, सबसे ज़्यादा मैंने लिए होंगे। तो मेरे वालिद साहब को अक्सर बुलाया जाता था, तो मैं कभी कभी अपने वालिद, मैंने पूरी दुनिया की सैर कराई अपने अब्बा को। सही है, माशाल्लाह। बोलते थे कहाँ है, मैं बोलता था फलाने मुल्क में है। मेरे कहा मैं फलाने मुल्क में है। डाकिये से सेटिंग थी मेरी। 50 रुपये उसको देता था, वो रजिस्टर्ड डाक भी मुझे देता था। नहीं करे यार, अरे यार। तो जब एक दफ़ा पकड़ा गया और मैडम डी क्रिस्टी USA में होती हैं, उन्होंने मेरे वालिद को बुलाया, बोले यार आपके पास टाइम ही नहीं बच्चों के लिए, आप पूरे दुनिया घूमते रहते हैं। मेरे अब्बा उस वक्त पाकिस्तान से कभी बाहर गए ही नहीं थे। बोले हैं ये कब बोले ये देखें, ये तो ये तो वो उन्होंने मुझे हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी, वो साइकेट्रिक भी देखती थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि इसको 15 दिन मेरे हवाले करो, मैं ज़रा उसको स्टडी करूँ, ये है क्या, कि पढ़ता भी अच्छा है, सब कुछ है, तंग शरारतें भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, ये आइटम क्या है। तो वो लंच मेरा मारा गया, और हर लंच में ना मेरे साथ बैठती, कभी सेब खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, रोज़ एक ही सवाल करे। क्या सवाल था? वही रिपीट के तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। 15 दिन बाद उसने जो रिपोर्ट दी मेरी वाइस प्रिंसिपल डी किसी को, कह रहे कुछ नहीं है,
ये हर चीज़ पे अपने नाम का झंडा चाहता है बस। मतलब जो काम हो बस वो मैंने किया है। वो मैंने किया है, क्या बात है, ब्यूटीफुली आंसर्ड विश। विश लिस्ट ये है भाई कि हमें हर अच्छे काम पे अपना झंडा चाहिए फैजान रावत का, क्या बात है, कि हमने किया है। आज खूबसूरत। कैश कर रहे हैं ना आप किस बात को, कि हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, कराची खुलवाया, कोई मना नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। मैं नाम ऐसे आपको ले दिया, मुर्तज़ा अबाब साहब का नाम ले दिया, डॉक्टर माही पाला का नाम ले दिया, इंटरनेशनल कराची चैम्बर में जुबैर मोतीवाला से पूछ लिया। मैंने नाम आपको ऐसे ले दिया, मेरे घर के लोग नहीं है। सही बात है, हकीकत है। कराची चैम्बर को लोगों ने बोला जो इसने खोला है वो तुम्हें खोलना चाहिए था। ठीक है, कराची चैम्बर कराची का सबसे बड़ा इदारा है। हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, कोई पैसे देने के लिए। वेलफेयर, क्योंकि रेस्टोरेंट बनते, वेलफेयर के लिए पैसे कौन देगा? अपने गले से पैसे निकाले। खैर चले फैजान भाई, इस पॉडकास्ट को हम कंक्लूड करते हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ, उसके बाद हमारे अपने रेस्टोरेंट बंद हो गए अब तक। अच्छा हाँ, फूड पांडा और सब चीज़ें वो बाद में बात करेंगे, कभी करेंगे तो इंशाल्लाह। कोई अगर ये भी एक इशू है। ये नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपके साथ तो बड़ा मज़ा आया। और ये पॉडकास्ट में वैसे हम लोग पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट जो है आधे घंटे के रखना चाह रहे थे कि हम क्योंकि हमारा टाइम कम है, ड्यूरेशन कम है, बिल्कुल पॉलिटिक्स करीब है, इलेक्शंस करीब है। मगर आपके साथ कब हमारा पॉडकास्ट इतना लंबा हो गया पता भी नहीं चला। करने को तो बातें अभी हम और इसको घंटा 2 घंटा खींच सकते हैं, बट इसको हम शॉर्ट रखेंगे इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुलाएंगे। एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया, अब हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मैं सच बात करूंगा, बिल्कुल। मैं अवॉइड करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि फलाने चैनल पे आ जाओ, फलाने चैनल पे आ जाओ। आप यकीन करें मैं अवॉइड करता हूँ। बिल्कुल। वो एक मज़ा नहीं आ पाता। हसन बेग को मैं मना नहीं करता हूँ, ज़फ़र भाई को मैं मना नहीं करता हूँ। तो आप अपना लेवल चेक कर लें फिर। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने सर, बहुत बड़ी बात कर दी है। बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने कल इनसे कहा कि मुझे कुछ क्लिप भेज दे, तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा अच्छा मैं आऊँ। वो अच्छे, जिस तरह आपने हमें बोला ना कि मज़ा आया, तो मज़ा आया आपके साथ। सर बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई। खैर मैं एक जाते जाते आवाम को एक बात बोलूँगा कि देखें, फैजान रावत साहब PS 124 से खड़े हुए हैं। तो आप पार्टी ना देखें, आप उस बंदे की कमिटमेंट देखें कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आज जवाब दूँ। पार्टी जवाब देनी होगी तो मैं जवाब दूँ जिस हल्के में। तो आप सोच सकते हैं कि आपने वोट कहाँ देना है। तो कोशिश करें, हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और यही लोग आगे मुल्क को लेके चलेंगे। और मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ आपकी बातों से कि आप पार्टी ओरिएंटेड नहीं थे, आपने कराची आइट की बात करी। तो खैर मैं बस कंक्लूड ये करूँगा कि ये जो पॉडकास्ट का बिल्कुल एंड है, जो एहसन ने बात करी और जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये हम पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में डालेंगे। भाई ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना, जितने भी तुमने हमारे पॉडकास्ट देखे ये सुन लो, तुम लोगों को रियलिटी चेक मिल जाएगा। बिल्कुल ब्रूटल आंसर्स मिले, बिल्कुल ब्लंट मिले कि हमारे पाकिस्तान में सियासी जमात का पॉडकास्ट नहीं है। मैं बोलूँगा कराची ये वालों के आपके लिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, ये वो चीज़ है जिससे हमें पता भी नहीं है। तो ये पॉडकास्ट देखो, समझ आएगा कि हो क्या रही है। और 8 फरवरी को इलेक्शन है, घर से निकलो, जाके वोट दें। और आई गेस मेरे ख्याल से बस इतना। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आप आए पॉडकास्ट के लिए। तो यहीं पे अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।